सबको इतना ही पता है। और कंप्यूटर का नाम दिया है हाँ क्यू सिस्टम 1। अच्छा, तो ये अच्छा है, ये नाम नोट कर लेना, है ना, क्योंकि मेरे इसमें नाम नहीं है। तो नोट कर लेते हैं, जो आपको प्रिंट देंगे उसमें मिले। हाँ जी, सैटेलाइट वाला भी सैटेलाइट में क्या है वो बताओ। वही जो आपने कल पढ़ा था वही सेम है। यार पता है कुछ नहीं हो रहा है, क्वांटम कम्युनिकेशन और क्वांटम कंप्यूटिंग में, सही बताऊँ कुछ नहीं हो रहा है। आपको दिख रहा है क्यों हेडलाइन बना रहे हैं बार बार, इसलिए लग रहा है कुछ हो रहा है, पर कुछ ढंग का नहीं हो रहा। क्या है कंप्यूटर्स का नाम? क्यू सिस्टम 1 ऐसा कुछ बोल रहे हैं। अरे कपड़े यार चलो, कल हमने रेडियो एक्टिव डीके समझना शुरू करना था ना, रेडियो एक्टिविटी हमने लिख लिया था, है ना। रेडियो एक्टिविटी होता क्या है कि ये जो न्यूक्लियस है, ओ एक साथ इतने सारे मैसेज, वो मेरा नेट अभी चला है। अच्छा, आपने खूब सारे मैसेज भेजे हैं और बस वही है। हाँ चलो देख लेते हैं क्या है। अच्छा, आपका नाम ल्यूका है? क्वांटम मिशन, नेशनल क्वांटम मिशन, ओके, नेशनल क्वांटम मिशन पर आया। डॉपलर इफेक्ट पे भी आ रहे हैं आजकल। कौन सा इफेक्ट? डॉपलर। अच्छा, डॉपलर इफेक्ट, हाँ ठीक है। एप्लीकेशन आ रहे हैं ना। अच्छा, ये ड्रॉबैक्स कह रहे हैं क्यूकेडी के, लिखा है ये लास्ट वाला क्वेश्चन, डज क्यूकेडी हैव ड्रॉबैक्स? क्यूकेडी याद है क्या था? क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन, है ना, डिस्ट्रीब्यूट कर देते हैं कि आराम से ठीक है। तो क्यूकेडी ऑन पेपर कैन बी डिफरेंट फ्रॉम द रियल वर्ल्ड, ये सब ठीक है। हाँ वही तो, क्यूकेडी नेटवर्क्स कैन बी अपग्रेडेड और पैच्ड इजीली। अच्छा, पता है, मैं सही बताऊँ, ये आपको ना, ये इसको पढ़ोगे ना समझ में आ जाएगा कि ये जिसने ये लिखा है उसको खुद को नहीं समझ आया। क्यों? क्योंकि उसने कोटेशंस में लिखा है। उसने कोई लास्ट वाला क्वेश्चन पढ़ो, उसमें लिखा है ना कोटेशंस में, क्यूकेडी डज नॉट प्रोवाइड ए मीन्स टू ऑथेंटिकेट क्यूकेडी ट्रांसमिशन सोर्स, लिखा है, लास्ट वाला क्वेश्चन है ना। उसमें जो भी ड्रॉबैक्स है उसने कोटेशंस में लिखी है, जहाँ से उसने पेपर पढ़ा एज इट इज़ वही छाप दी। क्यों? उसको खुद को नहीं समझ आई, वरना अपने शब्दों में लिखता वो। पता नहीं कौन है, वासुदेवन मुकुंद, वासुदेव मुकुंद। चलो ये ऐसा करेंगे, ये ना अगर एक काम करो, ये जो कोटेशंस में लिखी है ना 2-3 लाइन ना, वहाँ ग्रुप में डाल देना लिख के, ठीक है। मैं चेक करूँगा कि इसका मतलब एक्चुअली क्या है। लाइंस, हाँ ये जो लाइंस है ना कि क्यूकेडी, क्यों इस पूरी चीज़ में ना हमने सब कुछ समझ लिया, कल ये नहीं समझा कि क्यूकेडी की कोई ड्रॉबैक्स भी हो सकते हैं, क्योंकि मेरे को नहीं लगता वाकई में इसकी कोई ड्रॉबैक है। आपको क्या लगता है इसकी हो सकती है कोई ड्रॉबैक कि हमने की डिस्ट्रीब्यूट कर दी, है ना। तो हमारा मेन काम क्या था, एनक्रिप्ट करना, हमने एनक्रिप्ट करके भेज दिया। और जो टेररिज्म एक्टिविटीज होती है मे बी, नहीं वो तो ठीक है, देखो वो तो हर पावरफुल टेक्नोलॉजी का गलत यूज़ हो सकता है, इसका मतलब ये नहीं हम टेक्नोलॉजी बनाना बंद कर देंगे। क्यूकेडी क्या याद नहीं है? कल करा, क्या बात, अरे आप एब्सेंट थे तो आपने वो करा नहीं क्लास ऑनलाइन। क्यूकेडी होता है क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन। की क्या होती है कि की हो गई कि इस टाइप का कुछ हो गया एक की, है ना, या ये मान लो ये मैसेज है, ये एक मैसेज है, ठीक है, और इस मैसेज को स्क्रैम्बल करके हमें भेजना है, क्योंकि हम नहीं चाहते कोई बीच में कान लगा के सुन ले, ठीक है। तो जो हम स्क्रैम्बल करेंगे वो एक फॉर्मूले के अकॉर्डिंग करेंगे, और वो फॉर्मूले को हम बोलेंगे की,
ठीक है। अब जिसके पास ये की होगी वही इसको डिसाइफर कर सकता है, ये की अनलॉक मैकेनिज्म मान लो, ठीक है। तो यहाँ बीच में कोई फॉर्मूला लग रहा है, इस फॉर्मूले का नाम हम क्या कह रहे हैं, ये है की, ठीक है। अब ये की क्या है, जनरली हम क्या करते हैं, सॉफ्टवेयर से बनाते हैं, बट जो भी चीज़ सॉफ्टवेयर से बनी है वो चीज़ हमने बनाई है, विच मीन्स पीछे कोई लॉजिक चल रहा है, और अगर पीछे कोई लॉजिक है तो कोई उसको तोड़ सकता है, हमें इलॉजिकल बनाना है कम्प्लीटली, ठीक है। तो वो हम कैसे कर सकते हैं, क्योंकि क्वांटम मैकेनिक्स प्योरली प्रोबेबिलिटी बेस्ड है, तो हम क्या करना चाह रहे हैं कि मतलब एक की डिस्ट्रीब्यूट, एक पहले तो क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ की मदद से हम प्योरली प्रोबेबिलिस्टिक की बनाना चाह रहे हैं। उसके बाद सेम की जो यहाँ पर है वो यहाँ पे भी होनी चाहिए। ये है हमारा सोर्स ऑफ द इंफॉर्मेशन और वो है हमारा रिसीवर एंड, ठीक है, सोर्स रिसीवर, इसके बीच में ये कम्युनिकेशन जा रही है, इसको एनक्रिप्ट करना है उसको और इसको डिक्रिप्ट करना है, सेम की दोनों के पास होनी चाहिए। अच्छी बात यह है कि क्वांटम मैकेनिक्स में इंटेंगल पार्टिकल होते हैं, मतलब अगर हमने ये कर दिया कि मतलब एक एटम के आउटर शेल में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और एक ही एनर्जी स्टेट में वो स्पिन अप और स्पिन डाउन हो सकते हैं, अगर ये स्पिन है तो इसका स्पिन डाउन होना ही पड़ेगा, पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल कह रहा है। इस चीज़ को हमने उठाया, कहाँ गया हमारा पॉलिस एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, कहीं हमने करा था ना, वो एटम कहाँ गया जो हमने बनाया था, हाँ हमने करा था ना कि एक को उठाकर हम ले गए थे दूर कहीं, यहाँ नहीं दिख रहा। एनीवे ऐसा कुछ है कि अब हमने इंटेंगल कर लिया पार्टिकल, एक स्पिन है एक स्पिन डाउन है, और उसको खूब दूर ले गए, ठीक है। अगर और दोनों ही क्वांटम स्टेट्स में सुपर पोजिशन में एग्जिस्ट करेंगे, स्पिन अप स्पिन डाउन, क्यों, अभी तक हमने ऑब्जर्व नहीं करा है, जैसे हम ऑब्जर्व कर लेंगे वो स्पिन अप हो जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली स्पिन डाउन हो जाएगा। तो मतलब क्या है कि हमने एंटेंगल्ड की इधर और इधर दे दी, ठीक है। अब जैसे ही ये बंदा इसको या वो बंदा उसको पढ़ेगा, इसके लिए कि वो अपने आप बन जाएगी, एंटेंगल्ड पार्टिकल थे क्योंकि, है ना, और प्योरली स्क्रैम्बल्ड पार्टिकल थे। अब है क्या कि यहाँ पे जो 0 1 आया वहाँ 1 0 हो गया, उसको करना क्या है, बस उस की को कॉम्प्लीमेंट करना है, एक यूनिक की दोनों तरफ बन गई, है ना। तो ये एक यूनिक की है जो दोनों तरफ डिस्ट्रीब्यूट हो गई, इसको कहते हैं क्वांटम की। ये क्वांटम की है क्योंकि प्रोबेबिलिटी की वजह से बनी है क्वांटम की, और उसका डिस्ट्रीब्यूशन कर दिया। अभी एनक्रिप्ट भी कर सकता है, डिक्रिप्ट भी कर सकता है। क्वांटम कम्युनिकेशन में है सुपर सिक्योर कम्युनिकेशन, कोई बीच में तोड़ ही नहीं सकता। नहीं, ये तो अभी टेक्नोलॉजी, मतलब जो लिखने वाले उनको नहीं समझ आ रही। एक पेपर पढ़ा और वहाँ से उठाकर कोटेशंस में डाल दी, इसकी ये लिमिटेशन है, किसी की पीएचडी रिसर्च में डाल दिया जो भी है उसने, मतलब ऐसा कुछ करके डाल दिया। मतलब अगर इस बंदे को खुद को समझ आ रहा होता ना, अपने शब्दों में लिखता है इसको, ऐसा नहीं करता, है ना। चलो कोई नहीं, हाँ वो उसकी भावनाओं पे जा रहे हैं, इंट्यूशंस पे जाते हैं, ठीक है ना। इंट्यूशन समझते हैं क्या है ना, कि हमें बस इंट्यूशन होना चाहिए। जितने भी हमने क्वांटम मैकेनिक्स से रिलेटेड टेक्नोलॉजीज पढ़ी, क्वांटम कंप्यूटर, कम्युनिकेशन, एनक्रिप्शन, इमेजिंग, जो कुछ भी है, जो भी हम पढ़ रहे हैं, क्वांटम सेंसिंग, सब कुछ, क्वांटम सेंसिंग को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें सुपरपोजिशन एंड एंटेंगलमेंट पे चल रही हैं, है ना। और हमने कोई प्रिंसिपल लगाया नहीं, हमने एंटेंगलमेंट समझा, सुपरपोजिशन समझा, सारी टेक्नोलॉजी समझ ली, है ना। आप वो लेक्चर देख लेना, वो वाला, ठीक है, सब समझ आ जाएगा। और इसके अलावा बस हमने जो सेंसर्स बनाए हैं वहाँ पे हमने इंटरफेरेंस पैटर्न यूज़ करा है एक्यूरेट मेजरमेंट लेने के लिए, है ना। इसके अलावा हम क्या यूज़ कर रहे हैं कि हम ये जो प्योरली प्रोबेबिलिटी की बेस्ड है ना, तो हम प्योरली प्रोबेबिलिस्टिक आउटकम जिन टेक्नोलॉजीज़ में चाह रहे हैं वहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। जैसे क्वांटम की का जनरेशन अपने आप में प्योरली प्रोबेबिलिस्टिक हमें चाहिए ना, प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे, तो वो ऐसा कर रहे हैं, है ना। वो पता है कम्युनिकेशन में ना बार बार जितने भी आर्टिकल हैं ये तो बता देते हैं कि इंटेंगलमेंट और सुपरपोजिशन यूज़ हो रहा है, एक चीज़ भूल जाते हैं कि एक्चुअली क्वांटम टेक्नोलॉजीज़ का बहुत इंपॉर्टेंट यूज़ है सुपर स्क्रैम्बल्ड चीज़ें जनरेट करने में। ये हम नहीं जनरेट कर पाते रैंडम। किसी ने कंप्यूटर साइंस पढ़ी है, आपने पढ़ी है? एक रैंडमाइज फंक्शन होता है सी में, याद है? सी पढ़ी है क्या? सी नहीं पढ़ी, सी या C++? ठीक है, अब हम आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। अब आते हैं रेडियो एक्टिविटी पे। रेडियो एक्टिविटी मैंने क्या बताया था, क्या होता है? एमिशंस ऑफ, क्या बोलते हैं उसे,
स्पॉन्टेनियस एमिशन ऑफ क्या, अल्फा गामा बीटा पार्टिकल्स। ठीक है, गामा एक्चुअली पार्टिकल नहीं है, ठीक है, गामा सिर्फ रेस थी, बट ये था कोई स्पॉन्टेनियस एमिशन था। बट ये गामा भी क्यों निकल रही हैं, मतलब अंदर न्यूक्लियस के अंदर कुछ तो हो रहा है। ये हमने न्यूक्लियस बनाया था, एक सुपर हैवी न्यूक्लियस कोई बना लिया था, इमेजिन कर दिया था हमारी इमेजिनेशन में, और इसके अराउंड एक इलेक्ट्रॉन क्लाउड होगा दूर दूर तक। ठीक है, अगर एक क्रिकेट बॉल एक न्यूक्लियस होता है, ठीक है, तो एटम कितना बड़ा होता है, एक क्रिकेट ग्राउंड जितना बड़ा। ठीक है, तो ये अगर न्यूक्लियस है, ठीक है, तो आधा राजेंद्र नगर आ जाएगा एटम के अंदर। ठीक है, बट ये हमारा न्यूक्लियस है और आसपास दूर दूर तक इलेक्ट्रॉन क्लाउड है। अब यहाँ से स्पॉन्टेनियसली एमिशन हो रहा है। हमने क्या करा था कि ये एक न्यूट्रॉन था, ठीक है, इसने इलेक्ट्रॉन छोड़ दिया, खुद प्रोटॉन बन गया, है ना, स्पॉन्टेनियस एमिशन। पता नहीं क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है, नहीं पता, लेकिन ऐसा हो रहा है कि बीटा पार्टिकल डिके हो रहा है। हमने कैथोड रे और बीटा रे में क्या अंतर बताया था, दोनों इलेक्ट्रॉन्स की रेंज है, लेकिन फिर भी बीटा रे है। अगर हमने वोल्टेज लगाया है और रे निकल रही है, वो है कैथोड रे, सिंपल। ठीक है, तो ये स्पॉन्टेनियसली कुछ एमिट कर रहे हैं, अपने अंदर का कुछ चेंज कर रहे हैं कंपोजिशन। हाँ, उससे जो इलेक्ट्रॉन निकलेंगे, हाँ, न्यूक्लियस के अंदर से निकलेंगे नहीं, वो तो इलेक्ट्रॉन क्लाउड से छितर के भाग जा रहे हैं। हाँ, हमने इतनी एनर्जी लगाई नहीं। यहाँ पे देखो दो तरीके हैं न्यूक्लियस से कुछ चीज़ निकालने के, या तो वो अनस्टेबल हो और स्पॉन्टेनियसली कोई एमिशन कर रहा हो, या फिर हम उसको करेंगे बम्बार्ड, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड कर दिया, कुछ कर दिया। ठीक है, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर क्यों है, इस चीज़ के लिए बनाया गया है कि हम बम्बार्ड करने के लिए। और फिर आखिरी तरीका ये है कि हम क्या करें कि फिशन को एक्सेलरेट करें, है ना, कि स्लो मूविंग न्यूट्रॉन्स डालें। हाँ, स्लो मूविंग क्यों, क्योंकि वो आसानी से कैप्चर हो जाते हैं। कूलम्स बैरियर मज़ेदार याद है, हमने वो हाँ हाँ हाँ, यही तो है स्लो मूविंग सबसे बड़ी है। हाँ, टनलिंग। हाँ जी, हाँ, ये बहुत मुश्किल होता है। फिर वो हम करते गए कि जैसे हम अल्फा, उसने बेरिलियम को करा था ना, किसने, चैडविक ने बेरिलियम की प्लेट पे डाले थे अल्फा पार्टिकल, है ना, उसके जो मतलब न्यूक्लियस था वो टूट गया। ठीक है, उससे प्रोटॉन भी निकले, न्यूट्रॉन भी निकले, और उसमें मैग्नेटिक फील्ड लगाई, कुछ तो यूँ सीधे चले गए, पर कुछ रेस थी अभी भी सीधी जा रही थी, वो मैग्नेटिक उसमें डेविएट नहीं हो रही थी, मिल गए हमें न्यूट्रॉन। इस तरह मिलते हैं हमें, अल्फा पार्टिकल से बम्बार्ड करना पड़ता है, फिर उसके बाद उसको फील्ड के अंदर लगाना पड़ता है, जितनी भी चार्ज चीज़ें वो चली जाएंगी। हाँ, वो लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर जनरली क्या कर रहा है, सिर्फ हेड्रॉन्स को एक्सेलरेट कर पा रहा है। ठीक है, हम समझेंगे हेड्रॉन्स क्या होते हैं। न्यूट्रॉन पावर है, न्यूट्रॉन तो उसमें तो मैं मान सकता हूँ कि अगर छोटा वो है, हाँ, कोई एटम, हाँ, उसमें शील्डिंग नहीं होगी इतनी उस इलेक्ट्रॉन से, तो वो आराम से नहीं, इलेक्ट्रॉन शील्डिंग तो कुछ भी नहीं है। हमने क्या बताया, अगर हम न्यूक्लियस तोड़ रहे हैं, हमने स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स देखी थी, कितनी स्ट्रॉन्ग थी, 130 टाइम्स ज़्यादा स्ट्रॉन्ग थी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तो कुछ है ही नहीं, इलेक्ट्रॉन क्लाउड कुछ करेगा ही नहीं जब हम अल्फा पार्टिकल पे लेंगे। इस तरह सोचो, है ना, कोई मतलब ही नहीं इलेक्ट्रॉन क्लाउड बीच में आ पाए। क्यों, हमने इतना ज़्यादा मोमेंटम जनरेट कर दिया है, इलेक्ट्रॉन का मास ही कुछ नहीं है। वो तो सब प्रोबेबिलिटी पे काम करता होगा ना, सब प्रोबेबिलिटी पे काम करता है। तो हम क्या निकालते हैं कि हम ये इस चीज़ की प्रोबेबिलिटी निकालते हैं, अगर इतना एक्सेलरेट कर दिया तो क्या प्रोबेबिलिटी है कि कोलाइड करेगा। 90% तो खाली है एटम। हाँ, तो 90% ऐसे ही चले जाएंगे, है ना। बट अच्छी बात क्या है कि अल्फा पार्टिकल है चार्ज्ड, अगर चले भी गए और आगे हमने मैग्नेटिक फील्ड में डाल दिया तो आगे वो डेविएट कर जाएंगे। स्पेस भी छोटा सा है। हाँ, नहीं वो ठीक है। हाँ, वैसे इसका मतलब एटम बहुत छोटा है ना, हाँ, हम कुछ 2-3 बार ट्राई करेंगे वो अल्टीमेटली। नहीं, हम तो लगातार रेस भेज रहे हैं, 2-3 क्या, हम तो लगातार ट्राई कर रहे हैं। हाँ, इतना हार्ड नहीं है। तो चलो, अब क्या है कि ये जो हमने तो बाद में एटम को स्ट्राइक करना शुरू करा, न्यूक्लियस को स्ट्राइक करना शुरू करा, उससे पहले कई सारे अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद से ही कुछ दे रहे थे। ठीक है, पहली बात तो यही आती है। फिर अगर अनस्टेबल न्यूक्लियस खुद से ही कुछ दे रहे हैं, ये बने ही कैसे, इनको तो बनना ही नहीं चाहिए था फिर। ठीक है, वो अलग डिस्कशन है, बट मान लो ये बन गए, ठीक है, ये न्यूक्लियस बने, अब ये स्पॉन्टेनियसली कुछ दे रहे हैं, कुछ तो अल्फा पार्टिकल ही दे रहे हैं कि 2 न्यूट्रॉन 2 प्रोटॉन मल के अल्फा पार्टिकल एमिट कर दे रहे हैं,
कुछ बीटा रे दे रहे हैं, कुछ अंदर और किसी किस्म के चेंज हो रहे होंगे, उसकी वजह से बहुत हाई एनर्जी निकल रही है, गामा रेज निकल रही हैं। यहाँ पे हाँ सब कुछ लग रहा है। ये थर्मोडायनेमिक्स का प्रिंसिपल इकलौते प्रिंसिपल है जो कभी एटलीस्ट सेकंड जो प्रिंसिपल है ना वो कभी वायलेट नहीं होता। आइंस्टाइन ने ये बोला था कि मतलब कि उसने अभी तक जितनी फिजिक्स देखी थी, जैसे न्यूटन की फिजिक्स वगैरह, इन सब को वो चैलेंज कर पा रहा था। उसने ये भी प्रेडिक्ट कर लिया कि हो सकता है कि मेरी फिजिक्स हो वो किसी लार्जर पार्ट का एक स्मॉल सबसेट हो, तो मेरी इसको भी कोई चैलेंज करके एक बड़ी थ्योरी दे दे। एक थ्योरी को कभी कोई चैलेंज नहीं कर पाएगा, वो है थर्मोडायनेमिक्स की थ्योरीज। ठीक है, वो हमेशा वैलिड रहेंगी। हाँ हाँ, आप ये कह सकते हैं कि क्योस मैक्सिमाइज होने की कोशिश कर रहा है। नहीं, स्टेबलाइज होना चाहता है सब कुछ, लोअर मोस्ट एनर्जी स्टेट में होना चाहता है, एनर्जी छोड़ना चाहते हैं। हाँ, तो वो सिंपलर होना चाह रहे हैं। न्यूक्लियर फोर्स को दिक्कत हो रही है पकड़ने में। हाँ, ऐसा ही कुछ। ठीक है, तो चलो अब रेडियो एक्टिविटी पे आते हैं। तो होता क्या है रेडियो एक्टिविटी में कि हमने ये न्यूट्रॉन पकड़ लिया और यहाँ से कुछ निकल रहा है। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी क्या होती है? अब इसको हम कह रहे हैं रेडियो एक्टिविटी। रेडियो एक्टिविटी मतलब वो कुछ दे रहा है। हमने ये चीज़ देखी है, ये रेडियो एक्टिविटी विद टाइम कम होती चली जाती है। ठीक है, क्या होता है कि एक बार, और ये हमें कैसे पता लगा कि क्या होता है, कि हमने ये देख लिया कि एक बार एक अनस्टेबल एटम कुछ रेडिएट कर देता है, ठीक है, और स्टेबल हो जाता है, उसके बाद वो रेडिएशन देना बंद कर देता है। ठीक है, अब इसकी एक प्रोबेबिलिटी है कि ये अगले इतने सेकंड में रेडिएट कर जाएगा। प्योरली प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चल रहा है ये सारा काम कि ये रेडिएट करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, सिंपल प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे चल रहा है। और क्या, और प्रोबेबिलिटीज किस तरीके से प्ले कर रही हैं वो हम कैसे देखते हैं कि मान लो हमारे पास इतनी रेडियो एक्टिविटी थी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे। ठीक है, कुछ टाइम बाद उसकी आधी रह जाएगी। ठीक है, और जितने टाइम में आधी रह गई थी उतना टाइम हम अगर और ले लेंगे तो उसकी आधी रह जाएगी, उतना टाइम और ले लेंगे तो उसकी आधी रह जाएगी, इस तरीके से। ठीक है, ये लाइन थोड़ी सी ऊपर बनानी चाहिए। यही हाफ लाइफ है, इसी को ही हम हाफ लाइफ बोलते हैं। ठीक है, इसकी आधी रह जाएगी, इतना ही टाइम और ले लेंगे उसकी आधी रह जाएगी, इतना ही टाइम और ले लेंगे उसकी आधी रह जाएगी। ठीक है, इसको हम क्या कहते हैं? हाफ लाइफ। क्या कि उतनी देर में ही रेडिएट हो जा रहा है। जैसे यूरेनियम की हाफ लाइफ पता है क्या किसी को? एक बार चेक करा। 4.5 बिलियन कुछ। हाँ, ऐसे कुछ बिलियंस ऑफ ईयर में। चेरनोबिल डिजास्टर हुआ है ना, हाँ, वो तब तक चलेगी उसकी रेडिएशन, अर्थ भी खत्म हो जाएगी तब तक। हाँ, उसके बाद जीवन के साथ ठीक है, तो इसको हम कहते हैं हाफ लाइफ। तो रेडियो एक्टिविटी का आपने टॉपिक डाल लिया था कल। ठीक है, तो इसमें एक कॉन्सेप्ट लिखो, हाफ लाइफ। हाफ लाइफ जैसा हम वो करते हैं, आर्कियोलॉजिकल आर्टिफैक्ट्स मिलते हैं, तो C14 का यूज़ करते हैं क्योंकि रेडियो एक्टिव है C14। जरूरी है रेडियो एक्टिव होना? हाँ, क्यों? क्योंकि हमें हाफ लाइफ देखनी है। अब देखो, इसका ना कॉन्सेप्ट बताऊंगा, पहले हाफ लाइफ की डेफिनेशन लिखो। द टाइम टेकन बाय ए radioactive substance, half of the radioactive substance लिखना है। टाइम टेकन बाय हाफ ऑफ द radioactive substance to spontaneously decay। है? मतलब अनस्टेबल है, उतने नहीं है ना। जैसे हम ये भी कह सकते हैं कि क्या ऑक्सीजन का जो एटम है, जो बिल्कुल कुछ रेडिएट नहीं करता, सुपर स्टेबल एटम है, क्या उसकी भी हाफ लाइफ होगी? हाँ, हाफ लाइफ होगी। वो मिलियन में नहीं होगी, बिलियन नहीं, वो ट्रिलियंस ऑफ ईयर्स में होगी स्पॉन्टेनियसली। क्योंकि सब हर चीज़ का क्वांटम फिजिक्स ये कह रही है, हर चीज़ प्रोबेबिलिस्टिक है। हर चीज़ की एक प्रोबेबिलिटी है कि वो इतने टाइम में ये कर जाएगा। उससे
जितना ज़्यादा एटॉमिक नंबर होगा हाफ लाइफ उसकी कम होगी। हाँ, नहीं ऐसा ज़रूरी नहीं है। जैसे एटॉमिक नंबर आप उसका देखें, क्या नाम है इसका, ये होता है ना हीलियम 3 एटम, है ना, कि एक न्यूट्रॉन निकाल दो, हीलियम क्या हो गया, 2 प्रोटॉन्स पर हाँ, और 2 न्यूट्रॉन। हीलियम 3 में क्या कर दिया हमने, एक ही न्यूट्रॉन रखा है, और 2 प्रोटॉन मिलेंगे उसमें। हाँ ठीक है। हीलियम 3 एटम हद से ज़्यादा रेडियो एक्टिव है, ठीक है, बट उसका एटॉमिक नंबर क्या है, बहुत कम है। तो आप उस पर नहीं जाएंगे, है ना, ये इस पे जाएंगे कि क्या बाइंडिंग एनर्जी है। एक कॉन्सेप्ट आएगा यहाँ बाइंडिंग एनर्जी का, वो हम देखेंगे, ठीक है, उस पर ये डिपेंड करता है, ठीक है। तो हाफ लाइफ ही होगी इनफैक्ट। हाँ, जैसे C14 की हम बात कर रहे थे, है ना, हम कार्बन में ये देखते ही हैं। आप जैसे बोल रहे हो कि हम C12 क्यों नहीं यूज़ करते, C12 हद से ज़्यादा स्टेबल है, हमें कुछ ऐसा चाहिए। और अच्छी बात क्या है कि कार्बन क्या है कि हमारी जो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है उसमें बड़े प्यार से आ जाता है, हम यहाँ से एब्जॉर्ब कर लेते हैं। C14 की हाफ लाइफ ज़्यादा होगी, तो उसे डीके होने में भी अगर पूरा 1400 कुछ साल लगते हैं। 1400 हाँ ओनली, एक बार चेक कर लो कितनी है हाफ लाइफ C14 की, या शायद 5000 लगभग, मैं श्योर नहीं हूँ, मतलब हज़ारों में है कुछ। तो C12 तो ज़्यादा होगी। C14 हाफ लाइफ, ये कार्बन डेटिंग नहीं, C14 हाफ लाइफ किसी C12 की बहुत ज़्यादा होगी। हाँ तो सर ये तो बेस्ट होना चाहिए फिर उसके लिए, ज़्यादा पुराने आर्टिफैक्ट्स के लिए। 5730। ये चलो एक ना एग्जांपल ले लेते हैं कि हम C12 यूज़ कर रहे हैं, एक करते हैं C14 यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। ये है 5730, ठीक है, और C12 की एक बार देख लेते हैं क्या है हाफ लाइफ। C12 की हाफ लाइफ, C12 जब भी दे रहा हूँ ना, ये बताने को ही राजी नहीं है, ये C14 ही बता रहा है मेरे को, ठीक है। अज्यूम कर लेते हैं ट्रिलियंस ऑफ ईयर है, ठीक है। मतलब क्या है कि जो पहला जो ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल भी हुआ होगा ना हमारे अर्थ के ऊपर, है ना, उसमें भी मतलब 0.1% का भी चेंज नहीं आया होगा C12 के कंपोजिशन में। विच मीन्स क्या है कि अगर हम इसके हिसाब से चलना शुरू करेंगे, हम क्या किस सेंसिटिविटी के साथ हम बता सकते हैं किसी की रेंज, हम बिलियंस ऑफ ईयर में बता सकते हैं ये मॉलिक्यूल बिलियंस ऑफ ईयर पुराना है या ट्रिलियंस ऑफ ईयर पुराना है। नॉट वेरी हेल्पफुल इन मैपिंग आर्कियोलॉजिकल थिंग्स, है ना। हमें क्या चाहिए, हमें ये चाहिए साफ साफ दिखाई दे। अगर कोई चीज़ मान लो ये कार्बन का ही है ना, अगर किसी चीज़ में C14 के एटम्स इतने ही रह गया, 5730 ईयर मतलब हो चुके हैं, है ना। मतलब क्या है कि हम हड़प्पा को डेट कर सकते हैं कि वहाँ पे अगर कोई आर्टिफैक्ट मिला है, वहाँ पे मान लो कोई ग्रेन का पार्टिकल मिला है ना, कोई फूड ग्रेन मिला है, हम बता सकते हैं ये इस टाइम का है, ठीक है। अच्छा, सवाल ये उठता है कि भाई ऐसा क्यों है कि हर चीज़ में एक आप सवाल ये भी तो बोल सकते हैं कि भाई हमें मान लो वुड का टुकड़ा मिला, ठीक है, इसकी हम कार्बन डेटिंग कर रहे हैं। एक चीज़ आप याद रखें, जितनी भी कार्बन डेटिंग होती है उसे ऑर्गेनिक कंपाउंड की हो सकती है। कोई बोले ना कि ये मॉन्यूमेंट मिला है इसकी हम कार्बन डेटिंग करेंगे, बेवकूफ़ है, ठीक है। मॉन्यूमेंट की कार्बन डेटिंग नहीं होती। किस चीज़ की होती है कार्बन डेटिंग? सिर्फ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की, ठीक है। अब सवाल ये ऑर्गेनिक कंपाउंड की क्यों, और उससे पहले एक इंटरेस्टिंग चीज़ क्या कि हम कर क्या रहे हैं, हम ये कर रहे हैं कि हमने ये कह दिया कि कार्बन 14 जो एटम है हमेशा एक सर्टेन, मान लीजिए 0.5% के आसपास होना चाहिए हर सब्सटेंस के अंदर C14 एटम, अज्यूम करो, ठीक है, इतना होना चाहिए। लेकिन अब जो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें खुदाई में मिला, उसमें कितना है, 0.25% है। मतलब कितने साल हो चुके हैं इसको दबे हुए, इतने साल हो चुके हैं। आप समझ रहे हो क्या निकल कर आ रहा है? अब सवाल ये उठता है कि हर चीज़ के अंदर इतना ही परसेंटेज, हर लिविंग चीज़ में हमेशा इतना परसेंटेज क्यों हो रहा है? वो इसलिए आ रहा है कि जब हम जब हम लिविंग होते हैं तो हम क्या करते हैं, हम शुगर्स को खाते हैं, और वो शुगर्स हम कहाँ से लाते हैं? प्लांट से लाते हैं। और वो प्लांट्स अपना कार्बन कहाँ से ले रहे हैं? एटमॉस्फेयर से। तो एटमॉस्फेयर में जितना कार्बन 14 का परसेंटेज है वो हमारी बॉडी में होना चाहिए, क्योंकि हमारी बॉडी एटमॉस्फेयर से बनी है। वो तो एनर्जी का है ना। ठीक है, सब सही है, सब सही है, बट
नंबर ऑफ शुगर्स कम हो जाएंगे, बट हर शुगर की कंपोजिशन तो वही रहेगी। कितना कार्बन 12 से बना है, कितना 13 से, कितना 14 से, है ना। तो आपकी बॉडी में हमेशा इतना परसेंटेज ऑफ कार्बन होना चाहिए इफ यू आर लिविंग। वंस यू सीज बीइंग लिविंग, व्हाट वुड हैपन इज C14 वुड स्टार्ट डिगेइंग। अगर उस डेड मैटर में इतने साल हो चुके हैं तो C14 का कंपोजिशन कम हो चुका होगा। C12 कांस्टेंट रहता है। C12 कांस्टेंट रहता है। नहीं, वो डीकम्पोज होकर C13 और C12 भी बनेगा, मतलब डीके करके। क्या लगभग कांस्टेंट रहेगा। क्यों? क्योंकि ये जितना भी होकर C13 बनेगा, ये C13 कभी C12 बन पाएगा, वो कितना ही परसेंटेज चेंज आएगा, आप समझ रहे हो? ठीक है। और ये मैंने 0.5% एग्जैजरेशन लिया है, और कम ही होता होगा। लिखा है वही परसेंटेज C14 कितना होता है? इसमें लिखा है कि एट द टाइम ऑफ डेथ जो है दोनों का रेशियो बराबर रहता है। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन टोटल C14 कितना है? C14 परसेंटेज सेम लिख रखा है, नंबर नहीं लिखा। C14 TKV के लिखा हो रखा है, ये नहीं दिया कि कितना होता है एक्चुअली। ठीक है, जो भी है। अच्छा, एक और सवाल, आप एक और चीज़ पूछ सकते हैं भाई। C14 हमेशा, ये मैंने आर्बिट्ररी परसेंटेज लिया ऑब्वियसली, ठीक है, मेरे को भी नहीं पता एग्जैक्टली कितना होता है, ठीक है। आप ये बोलेंगे ये क्यों रिप्लेनिश हो रहा है? एटमॉस्फेयर के अंदर ही C14 क्यों रिप्लेनिश हो रहा है? अगर हमारी बॉडी के अंदर डीके हो रहा है, ये भी एटमॉस्फेयर में डीके होते चला जाना चाहिए, है ना। ऑल दिस इज शैम, हम करते ही क्यों है कार्बन डेटिंग? इट्स ठीक है। वो कैसे हो रहा है? इसलिए क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर रिप्लेनिश होने का तरीका ये है कि नाइट्रोजन 14 जो है वो किसी वजह से, क्योंकि एटमॉस्फेयर के अंदर पूरा नाइट्रोजन है ना, ये आई थिंक सोलर एनर्जी वगैरह कुछ लेता है, मैं श्योर नहीं हूँ क्या होता है, बट नाइट्रोजन क्योंकि हमारे पास कांस्टेंट सप्लाई में है, और C14 हमारे एटमॉस्फेयर में कैसे बन रहा है? यहाँ से बन रहा है। आप समझ रहे हैं? C14 कर क्या रहा है कि नाइट्रोजन का जो एटम है वहाँ पे जो प्रोटॉन है किसी वजह से न्यूट्रॉन बन जा रहा है कुछ हाई एनर्जी बीम लेके, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पे तो हमारे पास एटमॉस्फेयर में कांस्टेंट सप्लाई ऑफ C14 है, ठीक है। तो जितनी भी ऑर्गेनिक बॉडीज जो लिविंग होगी वो एक कांस्टेंट सप्लाई पे होंगी, आफ्टर डेथ वो डीके होता चला जाएगा। समझ रहे हो? अगर कोई चीज़ है, मान लो इंडिया में खुदाई में कोई चीज़ मिली और हमें ये पता लग रहा है कि वहाँ पे एक पॉट मिला है, पॉट के साथ एक व्हील मिला है, व्हील के साथ एक लकड़ी का टुकड़ा मिला है लंबा, हमें लग रहा है चैरियट है, ठीक है। और हमें ये पता लगा जब उसका और ऑब्वियसली ये जितनी भी टेस्टिंग होती है डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग होती है। डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग आप समझते हैं क्या होता है? डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग ये होती है कि जब आपने सैंपल लिया, उसको जब आप टेस्ट करेंगे वो सैंपल डिस्ट्रॉय हो जाएगा, ठीक है। ये डिस्ट्रक्टिव टेस्टिंग हम रेयर केस में ही करना चाहते हैं, तो हम नहीं चाहते वो आर्टिफैक्ट ख़त्म हो जाए। हम क्या करेंगे, उसका छोटा सा लकड़ी का टुकड़ा लेंगे और चेक करेंगे उसमें C14 कितना है, ठीक है। मान लो हमें जो C14 मिला 67% के आसपास मिला, ठीक है। कितना पुराना होगा? हो सकता है 4000 साल पुराना हो, है ना। वो इस ग्राफ पे आपको एक्यूरेट कैलकुलेट करके देखना पड़ेगा, इसका फार्मूला होता है। ये जो ग्राफ बन रहा है इस ग्राफ का एक फार्मूला होता है, उस पर आप लगा लेंगे, कैलकुलेट कर लेंगे, एग्जैक्टली ईयर आपको पता लग जाएगा कब का ये, ठीक है। एक प्लस माइनस के साथ, प्लस माइनस 100 साल ऐसे कर लो, मान लो, ठीक है, मिल गया आंसर, सिंपल, ठीक है। इस तरीके से हम करते हैं कार्बन डेटिंग, ठीक है। तो सवाल ये उठता है कार्बन डेटिंग किस चीज़ की पॉसिबल है? ऑर्गेनिक मैटर, ठीक है। वहाँ पे एक मान लो लिस्ट ऑफ सब्सटेंस आया, क्या हम मंदिर की कर सकते हैं, स्टोन का बना हुआ है, क्या हम स्टील की कर सकते हैं, आयरन वेपन्स हमें कहीं पड़े मिले हैं, ठीक है। हमें धनुष का एक टुकड़ा मिला है, लकड़ी का बना है, क्या उसकी कर सकते हैं, ठीक है, वगैरह वगैरह। ग्रेन पार्टिकल्स मिले हैं, क्या एनिमल बोन्स मिली हैं, ह्यूमन बोन्स मिली हैं, इनमें से 7-8 ऑप्शन आपको मिल गए, इनमें से किसकी कर सकते हैं, ठीक है। कभी कोई कन्फ्यूजन नहीं, वो हर चीज़ जो कभी लिविंग थी उसकी कार्बन डेटिंग पॉसिबल है। जो कार्बन से बनी लकड़ी की हो जाएगी। हाँ, मतलब सारी ऑर्गेनिक चीज़ें कार्बन की बनी है, ठीक। हम बोलते हैं कि भाई अमीनो एसिड के लिए नाइट्रोजन की ज़रूरत होती है,
सही बताएं, सबसे इम्पोर्टेंट तो कार्बन है, सब कुछ जोड़ रहा है ना। कार्बन डेटिंग मतलब कार्बन, बस सारी ऑर्गेनिक चीज़ कार्बन की बनी है, हर वो लिविंग चीज़ जो कभी लिविंग थी। इनफैक्ट कार्बन का कंपाउंड है। हम कार्बन डेटिंग पेट्रोलियम की कर सकते हैं क्या? कर सकते हैं, है ना। हमें ये पता लगेगा पेट्रोलियम की कार्बन डेटिंग करके कि ये किस ज़माने का पेट्रोल है, कब दबा था नीचे। तो सब कुछ मॉन्यूमेंट्स में एग्जैक्ट किस तरीके से डेटिंग होती है? हम देखो दो तीन हमारे पास तरीके हैं। एक तो जेनेटिक स्टडीज़ हो गई, ठीक है। हिस्ट्री वाली किताब आपने शुरुआत की देखी है, पहला चैप्टर पढ़ा है? हिस्ट्री आपकी हुई है? हाँ। तो आप वो किताब पढ़ना शुरू करो ना। पहले चैप्टर में हमने सबसे पहले यही लिखा है कि एविडेंसेस क्या है हमारे, ठीक है। उसमें क्या है, हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस होते हैं। हम ये देखते हैं कितना नीचे दबा हुआ है, क्योंकि सेडिमेंटेशन का एक रेट होता है, मिट्टी दबाती चली जाती है चीज़ों को। एक ये तरीका है, हम कितने नीचे हैं, ठीक है। फिर कार्बन डेटिंग हो गई, ठीक है। फिर हम और भी कई सारी चीज़ें करते हैं, जैसे हम ये चेक करने की कोशिश करते हैं कि ये जो कॉम्प्लेक्सिटी है स्ट्रक्चर की, ये किस एज में पॉसिबल थी, कब ये टेक्नोलॉजी पॉसिबल थी। उस हिसाब से हम ये काम कर सकते हैं। हम जेनेटिक स्टडीज़ कर सकते हैं कि बोन में से जीन के फ्रेगमेंट्स कभी कभी बच जाते हैं उनके न्यूक्लियस में से, बेशक वो डेड हो चुके हैं, बट मॉलिक्यूल्स देमसेल्व्स दे कैन नॉट रेप्लिकेट देमसेल्व्स, दैट इज दे आर डेड, बट मॉलिक्यूल्स आर देयर, है ना। उनके फ्रेगमेंट्स कुछ बच जाएंगे, कुछ तो डीके होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। डीके मतलब ये रेडियो एक्टिव डीके नहीं, वो अलग किस्म का डीके है कि केमिकल रिएक्शंस की वजह से वो टूटना शुरू हो गया, बट हमें फ्रेगमेंट्स मिल जाएंगे। हम उन फ्रेगमेंट्स को स्टडी कर सकते हैं, उसकी डेटिंग हो सकती है ना। जब हम बोन्स की स्टडी करते हैं, उनकी डेटिंग होती है। एक मतलब एक बढ़िया डॉक्टर, ठीक है, आपकी बोन की किसी भी हड्डी का एक छोटा सा टुकड़ा देखकर ये बता सकता है ये बोन के इस हिस्से से आया, ठीक है। जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट हैं वो सिर्फ ह्यूमंस की बोन नहीं स्टडी करते हैं, वो सारे जानवरों की स्टडी करते हैं, ठीक है। ये बायोलॉजिस्ट जो जितने भी होते हैं, बायोलॉजिकल स्टडीज़ हम कर लेते हैं। एक छोटा सा टुकड़ा मिला और हमें ये पता होगा कि ये हॉर्स का है, ठीक है। एक इनफैक्ट एक सवाल आया था यूपीएससी में 2017 में आया था, एक आई थिंक हिस्ट्री में, कि उसमें वन ऑफ द ऑप्शन था कि हमें हॉर्स का एविडेंस मिला है कि नहीं। एक साइड पे बस हॉर्स जैसी एक बोन मिली है, जो कि हम श्योर भी नहीं है कि वो हॉर्स हो सकता है कि नहीं। ये एविडेंस है कि हड़प्पन्स को हॉर्स के बारे में नहीं पता था। हड़प्पन और आर्यंस वाला जो अब क्या है कि लोग देखो, ज़्यादातर जो हिस्ट्री पढ़ते हैं ना, लोग समझते हैं, यूट्यूब पे जो देखते हैं, उनको लगता है स्पेकुलेशन है हिस्ट्री, किताबें लिखना है हिस्ट्री, है ना। बट इसमें कुछ नहीं है। हिस्ट्री प्योरली साइंटिफिक स्टडी है हमारे पास की, एविडेंस के बेसिस पे ही होगा कुछ होगा, है ना। आपको एक अच्छा हिस्ट्री का राइटर और बुरे हिस्ट्री का राइटर के बीच में पता है क्या अंतर मिलेगा? अच्छा हिस्ट्री का राइटर बिल्कुल भी इमोशनल नहीं होगा, ठीक है। वो सिर्फ और सिर्फ एविडेंस के बेसिस पे बात करेगा कि कैसे मिला, ठीक है। और जो बुरा हिस्ट्री का राइटर है, ठीक है, अच्छा हिस्ट्री का राइटर क्या बोलेगा? क्या मिला। और बुरा हिस्ट्री का राइटर बोलेगा क्या हुआ, ठीक है। वो सिर्फ स्टोरीज बनाएगा कि फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ, कैसे हुआ ये नहीं बताएगा, समझ रहे हैं। इसलिए आपने देखा होगा कि यूपीएससी हिस्ट्री के सवालों में क्या पूछता है कि ये चीज़ किसने लिखी, उसमें क्या लिखा है ये नहीं पूछने की कोशिश करी, या कभी कभी पूछ भी लेता है। वो एविडेंसेस पे पूछता है कि लिटरेरी सोर्सेस हमारे क्या हैं। हाँ, एक लिटरेरी सोर्स भूल गए, कलिंगा का पहले मेंशन कहाँ पे था, वो हाँ, या इस सिटी का मेंशन पहले कहाँ पे, हाँ, जैसे वो फॉरेन ट्रैवलर्स का पूछ लेते हैं। हाँ, क्यों पूछते हैं? क्योंकि उनका अकाउंट है। हम ये नहीं कह रहे उनका अकाउंट सही है, हम बस ये जान रहे हैं कि उसमें ये लिखा है, समझ रहे हैं, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे फूड हैबिट है, एक रीसेंट एकदम एग्जांपल देते हैं। वो कौन सी मूवी थी जिस देश में गंगा रहता है, वैसे एक मूवी थी ना, हाँ, उसमें गोविंदा की थी, है ना। उसमें याद है एक, ये मैं सुबह सोच रहा था आज, वो क्या कहता है, वो बंदा डिनर टेबल, वो ब्रेकफास्ट की टेबल पे बैठ के पाव के ऊपर बटर लगा रहा है ना। उसके फादर कह रहे हैं कि इसको, वो अभी अभी गांव से आया, उसको नहीं पता पाव क्या होता है। आप बेशक हम ये नहीं कह रहे कि वो सही है गलत, बट हमें इससे क्या पता लग रहा है कि पाव शहरी कॉन्सेप्ट है, उसको बाद में गांव में पता लगा। मतलब पाव हो सकता है महाराष्ट्र की, हम पाव भाजी कहते हैं ना, हो सकता है पाव महाराष्ट्र की नेटिव डिश ही ना हो, वो तो पहले ब्रेड आई वेस्ट से, उसका मुंबई करों ने पाव बनाया और फिर वो गांव में गई। मुझे तो कॉन्सेप्ट और लगता है एलियन का, अनियन का।
हाँ अनियन का जो हमारे जैसे रिलीजन में बैन है अनियन इंडिया में ज़्यादातर अनियन और अजीब बात यह है कि व्रत में आलू खाते हैं। और मेरे को तो लगता है जब ये अनियन बाहर से आया है शायद। नहीं 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 है। नहीं अनियन बाहर से नहीं आया है, आलू बाहर से आया है। वो तो है सर, वो तो पता है मेरे को। अनियन ही तो कॉन्सेप्ट मुझे इंडियन का नहीं लगता सर। इंडियन नहीं इंडियन है अनियन। किस अकाउंट में मुझे अच्छा ये देखना पड़ेगा फिर जितना मेरे को समझ है, क्योंकि मैंने जितने वेजिटेबल्स के बारे में पढ़ा जो अमेरिका से बाद में आए थे वो तो समझ आते हैं, है ना। अनियन के बारे में कोई पढ़ा नहीं, तो मोस्ट प्रॉब्ली हो सकता है इंडियन हो, मैं श्योर नहीं। चलो खैर, आपको समझ आ गया हाफ लाइफ का कॉन्सेप्ट। ये है स्पॉन्टेनियस डिके, ठीक है। न्यूक्लियस कहने का मतलब है कभी कभी स्पॉन्टेनियसली भी चेंज हो जाता है, ये हो गया ये, ठीक है। फिर हम कभी कभी खुद भी चेंज करने की कोशिश करते हैं, कब, न्यूक्लियर फ्यूजन और फिशन में, ठीक है। ये हम पढ़ेंगे। इससे पहले हम करेंगे, पहले एक टॉपिक लिखो, फंडामेंटल पार्टिकल्स इन नेचर। एब्जॉर्ब कर सकते हैं और उस जितनी इंटेंसिटी से कितनी इंटेंसिटी की हमें एनर्जी मिली उससे हम ये बता सकते हैं कि ये गामा रे थी। हाँ एब्जॉर्ब तो हो ही जाती है, क्यों नहीं। गामा रेज हमें कैंसर दे सकती है, याद करो। हमारी बॉडी नहीं वैसे कहीं पे हम जो स्टोर कर रहे हैं, शील्ड कर लेंगे। अच्छा शील्ड कर लें, उसकी क्लैडिंग होती है ना। आपको याद है ये चर्नोबिल वाला आपने डॉक्यूमेंट्री देख ली पूरी? वो 5 एपिसोड जो थे, एक बहुत मस्त डॉक्यूमेंट्री है चर्नोबिल, ठीक है, देखना 5 एपिसोड है, मज़ा आ जाएगा, ठीक है। उस हैं हाँ OTT पता नहीं, मैं तो उससे टॉरेंट वगैरह से हाँ उसमें देखा है ना वो लेड शील्डिंग के, उसमें एक एपिसोड आता है कि एक क्या रशियंस जो हैं उनको बिल्कुल पता नहीं कि चर्नोबिल हो चुका है। वेस्ट को पता है, वेस्ट को इसलिए पता है क्योंकि वो रेडियो एक्टिविटी मेजर कर रहे हैं और यहाँ नीचे से ऊपर तक सिर्फ फेक न्यूज़ जा रही है अपने अपर बॉसेस को खुश करने के लिए। तो क्या है कि एक ऊपर से एक जनरल आता है और वो कहता है यार मैं इतना कंफ्यूज हूँ, मैं खुद जाऊँगा अंदर देखने क्या हुआ। तो एक साइंटिस्ट कहता है ऐसे मत जाना, आप लेड शील्डिंग ट्रक पे लगा कर लेकर जाना, हो सकता है फिर भी आपकी जान कुछ सालों में चली जाए। हाँ तो क्या है कि हम कभी कभी इन रेडिएशन को रोकने के लिए लेड शील्डिंग वगैरह को यूज़ कर लेते हैं। हैवियर एटम को हम यूज़ करने की कोशिश करते हैं जो कि खुद अनस्टेबल ना हो सकती है। पहले इस कॉन्सेप्ट को समझो, हम क्या चाह रहे हैं। हैवियर एटम की ससेप्टिबिलिटी ज़्यादा होती है कि वो कोई सी भी चीज़ को एब्जॉर्ब करके और टूटने की कोशिश करे, है ना। अगर कहीं से रेडिएशन आ रही है और उसको एब्जॉर्ब करना है, आप हैवियर एलिमेंट्स लोगे, लेकिन तब जब वो खुद रेडियो एक्टिव ना हो, है ना। तो आप करेंगे क्या, लेड शील्डिंग ले लेंगे, ठीक है। चलो एनीवे आगे चलते हैं। फंडामेंटल पार्टिकल्स इन नेचर करते हैं हम ना, मतलब प्री हिस्टोरिक टाइम से फंडामेंटल पार्टिकल ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हमने पहले बोले 5 एलिमेंट है, ठीक है। फिर हमने बोला नहीं 5 एलिमेंट नहीं है, ये पूरी पीरियोडिक टेबल है केमिस्ट्री की, ठीक है, वो कर ली। फिर हमें पता लगा यार ये भी टूट रहा है, ये एटम है, ये इसका पता नहीं कभी बस चलता है ऐसे कुछ दे देता है, कभी हम कुछ बम्बार्ड कर देते हैं तो टूट जाता है। तो हमें पता लगा कि हाँ इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन टाइप के कुछ निकले, ठीक है, हमने वो बता दिया। फिर हम एक स्टेप और नीचे चले गए। क्या हुआ कि हमने जब इनके साथ भी खेलना शुरू करा, हमें पता लगा यार ये भी कभी कभी और ज़्यादा टूट जाते हैं, ये अपना नेचर चेंज कर लेते हैं। ये नेचर ऐसी थोड़ी चेंज कर लेंगे। अगर कोई चीज़ अपना नेचर चेंज कर रहा है, देखो अगर फंडामेंटल पार्टिकल कार्बन होता, फंडामेंटल पार्टिकल नाइट्रोजन होता, तो कभी भी नाइट्रोजन से कार्बन बन ही नहीं सकता था अगर ये फंडामेंटल ही होते। अगर नाइट्रोजन से कार्बन बन रहा है मतलब ये और किसी चीज़ से कंपोज है, इलेक्ट्रॉन प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गए हमें, ठीक है। अब अगर हम ये कह रहे हैं कि भाई न्यूट्रॉन बीटा डिके करके पॉजिटिव हो जाता है, मतलब इसके नीचे भी कुछ फंडामेंटल है, ठीक है। तो यहाँ से हमें कुछ चीज़ें पता लगेंगी, ठीक है। तो हम ये फंडामेंटल पार्टिकल करना चाह रहे हैं कि फंडामेंटल पार्टिकल क्या है, ऑल दोज पार्टिकल विच आर नॉट कंपोज ऑफ एनी अदर फंडामेंटल पार्टिकल, है ना। सबसे छोटे वो पार्टिकल, मतलब हम आज भी एटम खोजने की कोशिश कर रहे हैं, रियल एटम। बाय डेफिनेशन एटम क्या है, एनीथिंग दैट कैन नॉट बी डिवाइडेड फर्दर। फिलॉसफी का जो एटम था, हैं नहीं वो तो एटम हो गया, नहीं बट द थिंग इज उस एटम को हमने तोड़ दिया ना आगे। हम फिलॉसफिकल एटम पर नहीं पहुंचे, हमने केमिस्ट्री का एक एटम बना दिया उस फिलॉसफी से इंस्पायर होकर।
है ना। तो हम और फंडामेंटल किसी चीज़ में पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। तो लिखो फंडामेंटल पार्टिकल्स नेचर के क्या है, और ये रियल फिजिक्स है। इसके बाद स्पेकुलेटिव फिजिक्स आती है कुछ। मेरे को स्ट्रक्चर ऑफ एटम में कंफ्यूजन हो रहा है। कैसे? इतनी सारी थ्योरीज हैं। हाँ रियल स्ट्रक्चर ऑफ एटम। नहीं, तो ये मैंने आपको एक स्टोरी एक टाइमलाइन के साथ बताई नहीं कि पहले क्या हुआ फिर बाद में क्या हुआ। पहले हमने वो देखा नील था। बोर ने बोल दिया। हाँ एक नहीं, नील का गया था फिर। किसका? हाइजेनबर्ग का। वो उस मॉडल को थोड़ा सा और रिफाइन ही कर रहा है। रदरफोर्ड का मॉडल है कि ज़्यादातर एम्प्टी है और ये चारों तरफ है, ठीक है। उसने एक बढ़िया सा ये वाला जो हम मॉडल कहते हैं ना, ये ऐसा एक एटम कहीं मॉडल दिखता है ना, कहीं ऐसा भी होता है क्या, जो भी होता है, ठीक है। शायद 3 होते हैं ये, ऐसा डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी का सिंबल बता रहा हूँ, ठीक है। तो यही एटम है, ठीक है। बस डी ब्रॉगली ने कह दिया कि ये जो एटम है ना, ये ऐसा एग्जिस्ट नहीं कर रहा है, ये ऐसी लाइन नहीं बना सकते, इसके अलावा अराउंड ऑफ क्लाउड बनाना, और ठीक है। और डी ब्रॉगली का ये जो ऐसे ही नहीं कह सकते, वो वेव के लिए वो स्क्रोडिंजर ने बताया कि भाई इसलिए नहीं कह सकते। मतलब क्या है, बोर की थ्योरी को एक्सप्लेन करा डी ब्रॉगली ने, डी ब्रॉगली की थ्योरी को एक्सप्लेन करा स्क्रोडिंजर ने, ठीक है। उसका रिफाइनमेंट है उन थ्योरीज का। ऑर्बिटल्स के कॉन्सेप्ट, डी ऑर्बिटल्स, एस ऑर्बिटल। हाँ, तो अब क्या है कि ये कैसे आ रहे हैं कि मतलब हमें बोर ने हमें बोला कि भाई हमें कुछ एनर्जी लेवल ही मिलेंगे। अब क्या है कि हमें कुछ एनर्जी लेवल मिलने की जगह उन एनर्जी लेवल के बीच के भी कुछ एनर्जी लेवल मिलने लगे। मतलब ऐसा लग रहा है जैसे ये ऑर्बिटल खुद भी डिस्ट्रीब्यूटेड एनर्जी वाइज है ना, तो एस पी डी सब ऑर्बिटल हो गए। और जब इनफैक्ट ये जो स्पेक्ट्रल लाइन है ना, आपको पता है स्पिन क्वांटम नंबर कैसे मिला? साइंस किसके पास नहीं थी? आपके पास नहीं थी बस, है ना। अब ऐसा मानो कि आपको पता है कि वो क्या कहते हैं, जब हम कार्बन बनाते हैं तो कैसे लिखते हैं, 2,4 हैं, पहले शेल में 2 होते हैं, दूसरे में 4 होते हैं, है ना। ये जो शेल है ना, ये है गड़बड़। क्यों? क्योंकि जब हम ये हमें कैसे पता लगा 2 और 4? क्योंकि हमने देखा कि एनर्जी जंप कितने होते हैं। हमने कार्बन को लाइट से एमिट कराया, उससे जो लाइट पास हुई हमने देखा उसने कुछ लाइन अब्जॉर्व कर ली, तो हमें पता लगा किस लेवल्स के बीच में अंदर जंप आ रहा है, ठीक है। जितनी भी केमिस्ट्री है ना, सब स्पेक्ट्रल लाइन से बनी है, और कुछ है ही नहीं, एमिशन स्पेक्ट्रम, एब्जॉर्प्शन स्पेक्ट्रम, ठीक है। अब हमने और डिटेल में जब जाना शुरू करा, हमने देखा कि ये जो जंप है ना, ये जंप ऐसे नहीं है कि हमें एक ऐसी स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है, ऐसे स्पेक्ट्रल लाइन मिल रही है। इसको भी जब हमने देखा तो इसमें भी कुछ और स्पेक्ट्रल लाइन्स थी। मतलब विद इन दिस जंप कुछ और डिफरेंट लेवल्स हैं। फिर हमने कहा कि हाँ, पहले एस, फिर पी, फिर डी, ऐसे मतलब ऑर्बिटल के अंदर भी सब ऑर्बिटल होते हैं। क्वांटाइज्ड होना फिर बेकार हुआ। मतलब क्वांटाइज्ड जो बोला था उसने बोलने पहले, ये क्वांटाइज्ड ही तो है, एनर्जी पैकेट में ही आ रहा है। बात ये ऐसा नहीं है कि ये स्पेक्ट्रल लाइन कुछ अलग अलग मिलेंगी, हमेशा हर बार एग्जैक्टली सेम मिलेंगी, है ना। तो मतलब ये क्वांटाइज्ड ही है और एक क्वांटम नंबर एक्स्ट्रा ऐड हो गया बस। फिर इसको भी जब और डिवाइड करा, पता लगा ये जितनी भी लाइन आती है एक्चुअली एक नहीं आती, पेयर्स में आती हैं। मतलब फिर हमने कहा कि यार कोई तो प्रॉब्लम होगी, तो फिर उन्होंने स्पिन अप स्पिन डाउन बोल दिया उसको। फिर पता लगा अच्छा हाँ, एंगुलर मोमेंटम से वो रिलेटेड है किसी वजह से, ठीक है। फिर एक बर्न लैब सुनी है आपने? बर्न लैब जर्मनी में बहुत बड़ी लैब है वो, बर्न गोल्डस्टिक, हाँ बर्न नहीं, स्टर्न लैब्स है, मैं बोलिए नहीं, बर्न भी एक शहर है, आप सही कह रहे हो। बस स्टर्न एक साइंटिस्ट था, स्टर्न गेरलैक, ठीक है। स्टर्न और गेरलैक 2 साइंटिस्ट थे। स्टर्न जो थे, हाँ एक्सपेरिमेंट है इनका। तो स्टर्न ने क्या करा, इसने कहा कि ये जो रदरफोर्ड का और नील बोर का जो ये मॉडल है ना, ये एकदम घटिया मॉडल है, अगर इसको ये अगर प्रूफ हो गया ना ये सही है तो मैं फिजिक्स छोड़ दूंगा। एक एक्सपेरिमेंट उसने डिज़ाइन करा कि ये किसी तरीके से गलत प्रूव हो जाए। कैसे गलत प्रूव होता, उन्होंने ये क्या कहा, सबसे बड़ी जो थ्योरी थी ना वो ये थी कि ये पेयर्स में आएंगी लाइन्स, है ना। उसने क्या करा, एक बड़ा सा न्यूक्लियस लिया, सिल्वर का न्यूक्लियस लिया, क्योंकि उसके आउटर शेल में सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन आता है, ठीक है। अगर इसको वो एक्साइट करेगा, मतलब और बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से पास करेगा, मतलब वो क्या करेगा कि एटोमाइज करेगा, एक सिल्वर का एटम लेगा, मतलब वो कैसे लेगा कि एक इलेक्ट्रॉन फर्नेस कहते हैं इस चीज़ को, जहाँ पे एक एटम इसको इतना एनर्जाइज कर देते हैं कि एटम छूट कर भागते हैं, ठीक है। तो वेपराइज कर दिया उसने सिल्वर को,
ठीक है। फिर उसको पास कराया एक नैरो बीम के थ्रू, उस बीम के ऊपर बहुत हैवी मैग्नेटिज्म डाला, ठीक है। अगर मैग्नेटिज्म अगर ऐसा होता कि एक हल्का स्पिन अप हल्का स्पिन डाउन, ठीक है, और ये एंगुलर मोमेंटम की वजह से अगर ये हो रहा था कि नया मैग्नेटिज्म जनरेट हो रहा था जिसकी वजह से दो लाइन्स हमें मिल रही थी, अगर ये ट्रू होता तो सिल्वर को जब हम बहुत स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भी पास करते तो सिंपल एक दो मतलब अगर ये होता तो दो बैंड्स मिलते हैं हमें, हल्का सा मैग्नेटाइज होकर थोड़ा नीचे जाते आधे एटम ऊपर जाते, ठीक है। वो ये कह रहा था ऐसा होगा ही नहीं, जब मैं इसको वेपराइज करूँगा और स्ट्रॉन्ग से स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड से भी पास करूँगा सीधा ये सिंगल बैंड मिलेगा, मैं क्वांटम थ्योरी को गलत प्रूफ कर दूँगा। उसने जब करा उसको दो बैंड मिल गए, ठीक है। नहीं, फिर उसने एक बढ़िया सा लेटर लिखा जाते जाते कि भाई मैं मान गया तुमको, तुम्हारी थ्योरी एकदम सही थी, आई एक्सेप्ट माई डिफीट, ठीक है। साइंस का ऐसे ही होता है कि एटलीस्ट ये होता है साइंस में पॉसिबल है कि एक्सपेरिमेंट डिज़ाइन करके हम किसी भी थ्योरी को टेस्ट कर सकते हैं, है ना। तो उन्होंने ऐसा, ये था इनका, इससे स्पिन क्वांटम नंबर प्रूव होगा कि वाकई में है, ठीक है। एनीवे हमने फंडामेंटल पार्टिकल लिख रहे हैं ना, इसकी डेफिनेशन लिखो फंडामेंटल पार्टिकल की। इनको एलिमेंट्री पार्टिकल्स भी बोलते हैं, ब्रैकेट में पहले एलिमेंट्री पार्टिकल्स लिखो, ठीक है। द सब एटॉमिक पार्टिकल्स, डेफिनेशन है द सब एटॉम फंडामेंटल पार्टिकल्स, सब एटॉमिक पार्टिकल्स that cannot be divided further, ठीक है। इनको may not भी यूज करना चाहिए, क्या cannot की जगह। हाँ, एक और चीज़ दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर थिंग, है ना, मतलब ऐसा कुछ है, हम इस तरीके से भी बोल सकते हैं दैट आर नॉट कंपोज्ड ऑफ एनी अदर पार्टिकल, ठीक है। तो जितने भी फंडामेंटल पार्टिकल्स होते हैं ना, वो दो टाइप के होते हैं फिजिक्स में। हाँ जी, नहीं, ये क्या है मतलब कुछ बोसॉन्स, हाँ नहीं, और तो बहुत दिक्कत का नाम ले रहे हैं। फर्मियंस तो ठीक है, आपने सही बोल दिया, फर्मियंस एंड बोसॉन्स। हिग्स बोसॉन। कल ही तो पढ़ा हाँ, बट ये बोसॉन हिग्स बोसॉन नहीं है, मतलब इससे रिलेटेड है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। दो टाइप के पार्टिकल हो गए, एक फर्मियन और बोसॉन, ठीक है। इस टाइप का ये बना लो, और फिर यहाँ पे हमें लिखना है कि मतलब इनकी डेफिनेशन क्या है फर्मियंस और बोसॉन्स की। दोनों साइंटिस्ट के नाम पे है। हाँ, ठीक है। तो हाँ, और वही हमें लिखना है कि फर्मियंस ओबे फर्मी डायरेक्ट स्टैटिस्टिक्स, फर्मी और डायरेक्ट स्टैट्स, एंड ये कौन से स्टैटिस्टिक्स फॉलो करेंगे, बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स, ठीक है। इस पे हाँ हाँ वही वाले बोस, यस यस यस। और इस पे सवाल भी आया था कि बोस आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स का क्या कंट्रीब्यूशन है हमारी डेवलपमेंट हो, ये मेंस में सवाल आ गया था, मेंस में आया है, यस, क्लीन बोल्ड हो गए थे सब। अब आपको समझ आ रहा है मैं क्यों इतनी डिटेल में जा रहा हूँ। अब मेरे को एक चीज़ समझ आ गई कि अब एक्स्ट्रा एज जनरेट करने के लिए एक स्टेप डीप में थोड़ा सा चले जाना पड़ेगा। वो बस ये है कि हम बहुत सिंप्लीफाई कर लें उस चीज़ को, कि 150 शब्द में ऐसा कुछ लिखें कि एक नॉर्मल बंदा समझ पाए। शायद उन कॉन्सेप्ट को पूछ रहे हैं जो हमारे साइंटिस्ट की कंट्रीब्यूशन। हाँ, उनको तो पूछ ही रहे हैं, बात ये है क्या आर यू स्मार्ट इनफ टू अंडरस्टैंड द कंट्रीब्यूशन बाय आवर ओन साइंटिस्ट्स, है ना, वो यही चेक करना चाह रहे हैं। चंद्रशेखर लिमिट है। हाँ, चंद्रशेखर लिमिट पे आया सवाल अभी है, प्री में आया, आई थिंक प्री में आया। हाँ, तो मैं बताऊंगा, ठीक है। ये हो गया। फिर एक और चीज़ दोनों में अंतर है कि जितने भी फर्मियंस हैं दे हैव मतलब दे आर डिफरेंशिएटेड बाय द स्पिन, कि इनकी होती है हाफ स्पिन्स, हाफ इंटीजर स्पिन्स,
हाफ इंटीजर स्पिन्स। तो क्या आप कोई पार्टिकल जानते हैं जिनका हाफ इंटीजर स्पिन होता है? फंडामेंटल कोई भी पार्टिकल। हाँ, क्वार्क चलो ठीक है। इलेक्ट्रॉन है ना, इलेक्ट्रॉन की हाफ स्पिन होती है, जिनके पास साइंस थी हाफ स्पिन होते हैं, हाफ अप हाफ डाउन, ऐसे करते हैं ना। तो व्हाट इज वो जितने भी पार्टिकल जिनकी हाफ स्पिन आप साफ साफ लिख पाते हैं ना, वो क्या हो गए? ये हो गए, ठीक है। यस, इलेक्ट्रॉन इज अ फर्मियन, ठीक है। फिर बोस-आइंस्टाइन स्टैटिस्टिक्स में क्या होता है कि ये वो सारे पार्टिकल है जिनकी मतलब इंटीजर स्पिन होती है। हाँ, फोटोन की इंटीजर स्पिन होती है। जैसे फोटोन बोला आपने ना? नहीं, फोटोन, प्रोटॉन, इन सबसे मिलकर बना है, ठीक है। फोटोन एग्जाम्पल है एक, ठीक है। यहाँ पे क्या है? एग्जाम्पल है इलेक्ट्रॉन, ठीक है। ये व्हाट इज फर्मियन? फर्मियन वो सारे, अब क्या है कि ऐसा है कि ये जितने भी हमने ये प्रोटॉन्स इलेक्ट्रॉन्स वगैरह देखे ना, इलेक्ट्रॉन तो छोड़ दो, प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स देखे, ये खुद अपने आप में कुछ चीज़ों से बने हैं, ठीक है। ये हमें कैसे पता लगा? लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर वगैरह ये सब एक्सपेरिमेंट हमारे चले हैं। वैसे तो क्वांटम फिजिक्स से हम ये स्पेकुलेट कर रहे थे कि ये भी किसी चीज़ से बने होंगे। फिर हमने एक्सपेरिमेंट भी कर लिया कि दो प्रोटॉन्स को यूँ टकराया और पता लगा खूब सारी चीज़ें बनी, ठीक है। और अलग ही किस्म से वो डेविएट हो रही थी। मतलब हमने जब ये फर्मियन है ना, फर्मियन में जाएंगे, इनके चार्ज बड़े अजीब है। 1/3 चार्ज, 2/3 चार्ज, मतलब हमें क्या लगता है? चार्ज +1 -1 हो सकता है, या तो प्रोटॉन हो सकता है या इलेक्ट्रॉन हो सकता है। ये 2/3 और 1/3 चार्ज की बात कर रहे हैं हमने। मतलब हम जब 1/3 चार्ज करेंगे वो इस तरीके से जाएगा कोई, ठीक है। जब 1 चार्ज करेंगे तो और ज़्यादा तेज़ी से ये सर्कल करने शुरू हो जाएगा मैग्नेटिक फील्ड में। मतलब हम कोई भी चार्ज पार्टिकल को मैग्नेटिक फील्ड में जब करते हैं वो सर्कल करता है ना, बेंड होता है ना। तो हम वो जब उन्होंने वो ये आपने कभी फ़ोटो देखी लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की? उसमें जब कोलाइड करते हैं तो खूब सारे पार्टिकल्स निकलते हैं और अलग अलग डायरेक्शन में ये बेंड हो रहे हैं। चेक करो, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर की फाइनल फ़ोटो एक है। यहाँ पे उल्टी क्यों चल रही है? एंट्रोपी उल्टी क्यों चल रही है? माना क्योंकि जो ये छोटे पार्टिकल्स हैं, fermions वगैरह, ये इंडिपेंडेंटली ज़्यादा देर तक एग्जिस्ट नहीं कर पाते ना। ये ultimately अच्छा, इंडिपेंडेंटली, हाँ ये बड़ी फॉर्म ले लेते हैं। हाँ, क्योंकि बहुत ज़्यादा क्वार्क्स है ना, वो इवेंचुअली जब बहुत ज़्यादा डीके हो जाएगा तो अलग हो सकते हैं। जब अलग हो जाएंगे फिर भी वो, वैसे मैं सही बताऊँ, ये इतना आगे है साइंस में और ये इतना कम मिलता है फिजिक्स की किताब में कि मैं भी श्योर नहीं हूँ बहुत ज़्यादा चीज़ों के बारे में। ये करते मैं तो ऑब्वियसली श्योर नहीं हूँ, साइंटिस्ट ही श्योर नहीं है, मैं कहाँ से श्योर हो जाऊँगा? हाँ, एनसीईआरटी की क्योंकि ये इतना डिफिकल्ट नहीं है। हाँ, लार्ज हैड्रॉन कोलाइडर, HADRON, हैड्रॉन। इलेक्ट्रॉन के लिए कुछ ज्यादा लार्ज नहीं है। हाँ, कितना 30 किलोमीटर दिया क्या? नहीं, मैं फोटो देख रहा हूँ। अच्छा, फोटो, अभी बहुत कम रिसर्च। हाँ नहीं मिल रहा। क्या पता भाई, हम बॉम्ब वाले बोल रहे हैं। बॉम्ब। ठीक है, ये हो गया। अब हमने एक स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स यहाँ पे लिखना चाहेंगे। सर कुछ ऐसा क्या? ये नहीं, लार्ज हैड्रॉन, ये चीज़, ये तुम्हारा ना एज का थोड़ा सा वो करो लाइट और सबको दिखाओ। ऐसा करो ना, ग्रुप पे भेज दो, ये लिंक शेयर कर दो। लिंक नहीं भाई, फोटो भेज दो। हाँ, वो पता नहीं लगा। पॉइंट ये है, ये हर दो चीज़ें टकराई और ये इतने सारे बीम्स निकले, ठीक है। और ये सारे बीम्स अलग अलग डायरेक्शन में जा रहे हैं। अगर सारी चीज़ मान लो इलेक्ट्रॉन है तो सबके सब पूरा का पूरा हमने मैग्नेटिक फील्ड लगाई, वो सारे इलेक्ट्रॉन पे एक साथ लग रही है, वो सारी बीम यूँ टर्न होनी चाहिए। ये बीम अलग अलग क्यों जा रही है? मतलब हंड्रेड्स ऑफ सब एटॉमिक पार्टिकल हैं। मतलब प्रोटॉन और न्यूट्रॉन इकलौते सब एटॉमिक पार्टिकल नहीं है, हंड्रेड्स हैं। सर अभी
हाँ वो अब क्या है कि वही मतलब वहाँ पे क्वांटम फिजिक्स तो लगेगी, तो मतलब ये वेव्स की तरह तो एक्ट करेंगे। ठीक है, यहाँ पर आते हैं हमारे सारे बोसॉन्स, यहाँ पे आते हैं हमारे सारे फर्मियंस। यार अलग रंग लेना चाहिए मेरे को, ग्रीन लेते हैं जी। ये पार्टिकल मिलके वेव्स बना रही है। अच्छा ये दोनों ही सवाल गलत है यार, हमें पता ही नहीं क्या हो रहा है। ये ना वेव है ना पार्टिकल, ऐसा होता है ना, हो सकता है ये वेव भी है और पार्टिकल भी, ये भी हो सकता है ना ये वेव है ना ये पार्टिकल है इनडिस्क्राइबेबल है। आप समझ रहे हो, ब्रह्म है ये। ठीक है, ये हो गए फर्मियन। ठीक है, अब इसमें होता क्या है कि इसमें इतने फर्मियंस को तो हम कहते हैं क्वार्क, और क्वार्क के 6 फ्लेवर होते हैं। हमने पिछली क्लास में करा था 6 फ्लेवर, है ना? 5 बताए थे शायद, 6 बताए थे, 6। क्या बात है, वाह, तुमने रटा क्यों ये? 5 है, नहीं 6 हैं, 6 हैं। अरे आप स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स का डायग्राम डालो, आप इमीडिएटली आएगा। ठीक है, तो ऐसा कुछ है, जो भी है फर्मियंस के हमारे वो क्या होता है, स्पिन हाफ स्पिन। ठीक है, ये सारे हो गए क्वार्क। अब क्वार्क मिलके क्या बनाते हैं, इनको कहते हैं हम हेड्रॉन्स। ठीक है, और हेड्रॉन्स में 2 सबसे स्टेबल हेड्रॉन होते हैं, कौन से? प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। हैं, फर्मियन के अंदर आते हैं हेड्रॉन्स। ठीक है, तो ये हेड्रॉन्स नहीं है, ये क्या है, ये क्वार्क्स हैं। हमने नहीं डिसाइड करा, खुद से हैं वो, हम तो बस वो बता रहे हैं क्या मिला है। हाँ वही तो, चार्ज उनकी खुद की क्वालिटी है, जैसे मास एक क्वालिटी है। ठीक है, फिर ये जितनी भी चीज़ है ना, दीज आर हेल्ड बाय, यहाँ पे है हिग्स पार्टिकल। वो जो हिग्स बोसॉन आप बता रहे थे ना, एक्चुअली वो हिग्स है। ठीक है, वो हिग्स क्या कर रहा है, हिग्स मास दे रहा है, हिग्स बाइंड कर रहा है, किसी तरीके से इनको मास दे रहा है, पता नहीं। सर पता नहीं ऐसे कहते हैं कि इसकी फील्ड के थ्रू पास कर जाएंगे तो मास आ जाएगा। हाँ वही, हाँ नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता है। हाँ, इसलिए उसको गॉड पार्टिकल बोल दिया। ठीक है, फिर ये हो गए क्वार्क्स, और 6 हो गए क्वार्क्स, और 6 होते हैं लेप्टॉन्स। हाँ, यहाँ से तो मिलके हमें प्रोटॉन और न्यूट्रॉन मिला। यहाँ पे वन ऑफ द लेप्टॉन होता है इलेक्ट्रॉन। हिग इंडिपेंडेंट है, हम उसको, ये सारी क्वांटिटीज है वेक्टराइज्ड। ठीक है, इनका कोई डायरेक्शन है, उसका कोई डायरेक्शन नहीं है, वो सिंपल मास है। हाँ, मतलब लार्ज हेड्रॉन कोलाइडर में कंफर्म होगा कि हिग्स एक पार्टिकल है। हाँ, मिल चुका है, हमने उसको प्रॉपर्टीज़ भी असाइन कर दी हैं कि मतलब उसका मास क्या है, चार्ज क्या है, स्पिन क्या है। हाँ, वो सब भी इसमें आते हैं। यहाँ पे जैसे म्यूऑन आता है, टाओ आता है। ठीक है, कोई मतलब टाओ मैंने गलत बना दिया ना, टाओ कैसे बनता है, ऐसे बनता है। हाँ, कोई बात नहीं, हम जब बनाएंगे ना, इंडियंस जब बनाएंगे फिजिक्स, हम उल्टा बनाएंगे। अच्छा ठीक है, अब ये जो बोसॉन्स हैं, बोसॉन्स में हमारे पास आते हैं जैसे फोटोन, ग्लूऑन, फोटोन। ठीक है, एक जेड बोसॉन समथिंग, तो यहाँ पे ग्लूऑन होता है, फिर यहाँ पे एक होता है फोटोन। आप समझ रहे? तो हमने इस स्टैंडर्ड मॉडल के अंदर सब कुछ डाल दिया जो कुछ एग्जिस्ट कर सकता है। फोटोन हमारे पास आ गया। हमारी मेन कंसर्न क्या था कि एक ऐसा मॉडल बनाए जिसमें सारी चीज़ें आ जाएं। फोटोन आ गया, इलेक्ट्रॉन आ गया जो हमें जनरली मिलता है, प्रोटॉन न्यूट्रॉन मिल गए हैं। नहीं, एटॉमिक नहीं है, एटॉम से हम आगे आ चुके हैं, एटॉम तो पीछे छूट गया कहीं। नहीं, ये रियल एटॉमिक टेबल तो वो है, वो एटम है। एटॉमिक टेबल केमिस्ट्री के लिए, हम फिजिक्स कर रहे हैं। अब हम और ज़्यादा नीचे आ गए हैं। ठीक है, एक छोटा सा टॉपिक बस और डाल दो, क्वार्क्स। हम इन क्वार्क्स को बस समझना चाहते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ नहीं समझेंगे, सिर्फ क्वार्क समझेंगे।
और क्वार्क्स की सिर्फ एक सिंपल मतलब डेफिनेशन भी नहीं, इसको बस स्टेटमेंट बोलेंगे क्या कि क्वार्क्स हैं कि दे कंबाइन टू फॉर्म स्टेबल पार्टिकल्स, या एक्चुअली कंपोजिट पार्टिकल्स लिखना चाहिए, स्टेबल इनमें से दो ही हैं, स्टेबल नहीं, कंपोजिट पार्टिकल्स कॉल्ड हेड्रॉन्स। हेड्रॉन्स फॉर एग्जांपल प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। इनका खुद का कुछ मास होता है? हाँ, इनका मास होता है, इनका मास बहुत डिफिकल्ट है इसको बताना। मैं यूट्यूब वीडियो देख रहा था, उसमें बताया था क्वार्क में एक पार्टिकल मतलब क्वार्क का एक टाइप है जिसका मास भी प्रोटॉन से ज्यादा है। हाँ हाँ, ऐसा होता है ना सर, ये इनका कौन सा था वो? इंडिपेंडेंट मास प्रोटॉन कम होता है जब ये मिलके बनाते हैं। मिलके तो थोड़ा सा कम हो जाता है। हाँ, ऐसा कुछ है, मैं भी श्योर नहीं हुई किस तरीके से। अब वो पता है क्यों हो रहा है, वो E=mc² की मदद से हो रहा है। एनर्जी बन जाती है। हाँ, मतलब क्या है कि एनर्जी तो रेडिएट कर दी। आप समझ रहे हैं, कोई भी चीज़ स्टेबल कब हम कहते हैं, जब कोई चीज़ एनर्जी लूज़ कर दे। एनर्जी लूज़ कर दिया मतलब मास लूज़ कर दिया। आप समझ रहे हैं, ऐसा कुछ। तो चलो, तो क्वार्क्स, अच्छा, दे हैव 6 डिफरेंट फ्लेवर्स, इनको फ्लेवर्स ऑफ क्वार्क बोलते हैं। अप डाउन, हाँ, अप डाउन, हाँ, टॉप बॉटम और चार्म और स्ट्रेंज। हाँ, फ्लेवर ऑफ क्वार्क, अप डाउन, टॉप बॉटम, चार्म, स्ट्रेंज। टाइप होनी चाहिए। हाँ, मतलब टाइप की जगह ये लोग फ्लेवर बोल रहे हैं। ये 6 फ्लेवर्स में आते हैं, डाउन और स्ट्रेंज। हाँ, नहीं, डाउन स्ट्रेंज और स्ट्रेंज। टॉप बॉटम मतलब अप डाउन टॉप बॉटम का मतलब एक ही तो चीज है। नहीं, इनके लिए नहीं है ना, ये नाम रख रहे हैं बस, इसमें मत जाओ कि क्यों, क्या, कैसे ऐसे नाम है ऐसे वो हैं। स्पिन के अकॉर्डिंग बनाते हैं। +2/3 हाँ, अब इसमें लिखो कि अप एंड डाउन क्वार्क्स हैव +2/3 चार्ज एंड -1/3 चार्ज। अप +2/3, डाउन -1/3। ठीक है, फिर हाँ, चार्ज भी फ्रैक्शन में होता है। ठीक है, फिर लिखो प्रोटॉन, एक नया टॉपिक छोटा सा, प्रोटॉन। इट कंटेन्स 2 अप क्वार्क एंड 1 डाउन क्वार्क। अप 2 अप एंड 1 डाउन। ठीक है, चार्ज ऐड करो, 2 अप + 1 डाउन, कितना आ गया चार्ज? +1 आ गया। ठीक है, फिर न्यूट्रॉन्स, 1 अप क्वार्क एंड 2 डाउन क्वार्क। It contains 2 वन अप क्वार्क। किसका पूछ रहे हो? न्यूट्रॉन्स का। अब देखो ना कि इसके 2 ले लें, इसका 1 ले लें, 0 चार्ज बनाना है, कैसे बनाओगे? हाँ, 2 डाउन और 1 अप, 1 अप 2 डाउन। क्यों मिलके बनते हैं? हैं? क्यों पता? जरूरी है 3 ही है, मतलब 3 ही मिलके बनते हैं। ऐसा तो हो सकता है कि सीरीज ऑफ क्वार्क हो, जो मतलब एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर ले, लेकिन और कोई जैसा आप कह रहे हो कैटेनेशन जैसे उसमें होती है, कार्बन में लिंक बनते ही चले जाते हैं, ये बन क्यों नहीं रहे? हाँ, लिंक पता बनते नहीं। चले गए और कुछ 1 या 2 हो ऐसे जिनकी वजह से चार्ज आ रहा है वो पे। पता नहीं क्यों हो रहा इसमें भी ट्रिनिटी है, एटम में भी ट्रिनिटी है, इलेक्ट्रॉन में है। ये ना ऐसे फिलोसफी में मत जाया करो। पूरा टाइप का। हाँ, वो ठीक है, बढ़िया है, बोलने दो उसको। ऐसे लगेगा ऐसा नहीं है कि हर कोई सही ही बोलता है। नहीं, उसको ऑब्सेशन है फ्री से। हाँ, वो ठीक है। तो भाई एडिशन से बदला लेगा। ठीक है, तो ये हमारा मतलब वो है, क्या कहता है, ये है हमारा स्टैंडर्ड मॉडल ऑफ फिजिक्स। ये है सारे पार्टिकल जिनकी मदद से बाकी के पार्टिकल बनते हैं। ठीक है, बस अब आते हैं हम नहीं न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पर। हम देखो, पता नहीं हम क्या कर रहे हैं, हमें भी नहीं पता हम
वाकई में फिजिक्स करने की नहीं, क्वांटम फिजिक्स पर आ गए, फिर उससे कंप्यूटिंग पे आ गए, अब हमारे न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज पे। है जी, अब क्या है कि वहाँ पे भी फिजिक्स आ जाती है। कहाँ पे केमिस्ट्री आ गई हमें नहीं पता। नैनोटेक बहुत कुछ है। हाँ नैनोटेक पे, नैनोटेक हमने थोड़ा बहुत करा था, याद करो। केमिस्ट्री तो बस हाँ उसकी पॉलिसी भी मैंने दी है। हाँ और क्या, नैनोटेक एक्चुअली बायो से रिलेटेड है, नैनो ट्यूब्स सब कुछ कार्बन से रिलेटेड है वहाँ पर। क्यों, हमें लॉन्ग चेन्स बनानी है, लॉन्ग चेन सिर्फ क्या बनाता है, कार्बन, अदरवाइज सिलिकॉन। ठीक है, बस लॉन्ग चेन और किसी की नहीं है। तो नैनोटेक एक्चुअली ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एक सब पार्ट होना चाहिए। ठीक है, चलो इसलिए कहते हैं कार्बन नैनो ट्यूब्स, कार्बन नैनो फाइबर्स, क्या है, कार्बन से बन रहा है सब। ठीक है, वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री है। चलो न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी क्या है कि वो सारी टेक्नोलॉजीज़ जो हमारे जितने भी प्रिंसिपल हमने डेवलप करे ना, कि कौन से प्रिंसिपल, जैसे रेडिएशन एक डेवलप करा, ठीक है, और फिर कि ये जो एटम है कभी कभी अनस्टेबल होते हैं, टूट जाते हैं, है ना, हम इन प्रिंसिपल्स का जो यूटिलाइजेशन करेंगे वो है सारी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़। ठीक है, यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है बाइंडिंग एनर्जी का। बाइंडिंग एनर्जी आप लिखो सबसे पहले। हाँ जी, एग्जैक्टली यही है। क्या कि अब किसी चीज़ को साथ में रखती है तो वो, अगर वो एनर्जी है, अगर हम उसको दूर कर देंगे तो उतनी एनर्जी देनी पड़ेगी, है ना। तो एक्चुअली हम डिफाइन कैसे करते हैं, कितनी एनर्जी हमें देनी पड़ेगी वो दूर हो जाए, है ना। इसलिए तो बाइंडिंग एनर्जी क्या है, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स माने, है ना, जो भी न्यूक्लियस में मिल रहा है ना। तो क्या है कि जैसे अल्फा पार्टिकल है वो नहीं, एंथैल्पी केमिस्ट्री का है, मतलब वहाँ पे हम केमिकल साइंस कर रहे हैं, यहाँ हम न्यूक्लियर साइंस कर रहे हैं। हम वहाँ पे ये देख रहे थे इलेक्ट्रॉन कितना ये है और ये, ठीक है। एक और चीज़, हाँ क्या एक्चुअली पता है क्या, आपका ना सवाल एक्चुअली उतना आसान नहीं है, इसको वो करना है। सही बताऊँ, साइंटिस्ट को भी नहीं पता कि एंथैल्पी एक्चुअली क्या है। क्यों, हम क्या कह रहे हैं, सारी एनर्जी निकाल ली, उसको उस पे ले आए, ठीक है, वो कहाँ से एनर्जी आ रही है हमें नहीं पता। वो एनर्जी कहाँ से आ रही है, मतलब आप समझ रहे हो कि कुछ बाइंडिंग एनर्जी है, कुछ इलेक्ट्रॉन की एनर्जी है, ठीक है, हर किस्म की एनर्जी एक्चुअली सही बताएं एंथैल्पी में इंक्लूडेड है। ठीक है, हमने वो सारी एनर्जी निकाल ली तो वो बोस आइंस्टाइन कंडेंसेट टाइप का हो जाएगा। ठीक है, जो सवाल था ना हमारा जो यूपीएससी में आया था, ये इंपॉर्टेंट है कि बोस आइंस्टाइन जो स्टैट्स है इससे निकल क्या रहा है, हम बोस आइंस्टाइन स्टैट से ऑब्वियसली बोसॉन्स तो निकाल रहे हैं, ठीक है, ये चीज़ निकल रही है। साथ में हम ये भी प्रेडिक्ट कर रहे हैं उसके स्टैट से कि जो मतलब 3-4 इम्प्लीकेशन है, और हम अगर ये सारे लिख कर आ गए, मतलब कोई तरीका ही नहीं है साइंस में, अगर 3 ही इम्प्लीकेशन आ रहे हैं तो वो नंबर क्यों काटेंगे कहीं पे। हाँ समझ रहे हो, यहाँ पे 10 में से 10 क्यों नहीं आ रहे मेरे को नहीं पता। अगर सब बात यह हो सकता है सबको नहीं पता, इसलिए 10 में से 10 नहीं आ रहे, वरना पोटेंशियली यहाँ पे पॉसिबल है। ठीक है, क्या इम्प्लीकेशन है, एक तो बोसॉन्स हमें मिल गए, दूसरा इम्प्लीकेशन ये है कि वो ये इम्प्लाई कर रहे हैं किसी तरीके से कि इनके स्टैटिस्टिक्स से कि ये पॉसिबल है कि हम किसी चीज़ को उसकी सारी एनर्जी से स्ट्रिप आउट कर दें। जब हम सारी एनर्जी से स्ट्रिप आउट कर देंगे तो उसका टेम्परेचर जो बैठेगा वो -273.15 डिग्री सेंटीग्रेड वहाँ कुछ पहुँचेगा। दूसरी चीज़ ये कि वहाँ पर पहुँचने का मतलब है कि सारी एनर्जी निकल गई, है ना, एंथैल्पी हमने सब कुछ क्या कर दिया, ज़ीरो कर दिया। फिर एक स्टेप और आगे कि जब ऐसा होगा तो उन पार्टिकल्स का बिहेवियर बहुत स्ट्रेंज हो जाएगा। अब वो पार्टिकल की तरह नहीं, वेव की तरह बिहेव करेंगे, प्योरली क्वांटाइज स्टेट, प्योर स्टैंडिंग वेव्स मिलना शुरू हो जाएंगे, है ना। तो ये 3 बड़े इम्प्लीकेशंस हैं इसके, है ना। ये एक्चुअली आंसर लिख कर आना था। क्या, जब एनर्जी नहीं तो वेव मोशन नहीं, इसलिए मैं कह रहा हूँ जो ये जो मैटर वेव्स है ना, इनको स्टैंडर्ड वेव मत मानो। स्टैंडर्ड वेव में एनर्जी चाहिए, ये वेव हैं विदाउट एनर्जी। मतलब ये वेव हैं क्यों, क्योंकि हमें वेवी नेचर मिल रहा है, क्योंकि पार्टिकल यूं चले जा रहे हैं, इसलिए हम कह रहे हैं वेव हैं। जाने के लिए एनर्जी
एनर्जी चाहिए ना मोशन के लिए वो- energy चाहिए। अरे आप सोचो ना कि एक रिलेटिविस्टिक फ्रेम में हम तो सब रेस्ट पर है ना, सन रेस्ट पे ही हो तो अपने फ्रेम में, एक और किसी फ्रेम में, ये सब रेस्ट में है, इनकी एनर्जी नहीं है, और ये हम कोलाइड करके ये कर जाने इंटरफेरेंस हो जा रही है। हम जब इनका पैटर्न ले रहे हैं तो वहाँ पे कुछ मिल रहा है, बेंडिंग मिल रही है ना। ठीक है, अब ये जो बाइंडिंग एनर्जी है ना, हम बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन के टर्म्स में हम ये मेजर करते हैं। बाइंडिंग एनर्जी में क्या लिखवाया मैंने? एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट ऑल न्यूक्लियॉन्स। ठीक है, अब जैसे प्रोटॉन है, उसमें क्या ये एनर्जी लगी न्यूक्लियॉन्स को सेपरेट करने के लिए? नहीं लगेगी। हाइड्रोजन एटम में कुछ एनर्जी लगनी ही नहीं चाहिए, है ना। तो हाइड्रोजन एटम यहाँ पे एग्जिस्ट करेगा ऑब्वियसली। ये क्या है? ये है एनर्जी, मतलब मैं एक ना ग्राफ बनाना चाह रहा हूँ, ANERGY, एनर्जी पर न्यूक्लियन, पता नहीं स्पेलिंग क्या होती है, जो भी होती है, ठीक है। और ये है हम नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ा रहे हैं, नंबर ऑफ न्यूक्लियन बढ़ा रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। अगर हमारे पास एक ही न्यूक्लियन है, उसकी एनर्जी कितनी होगी? बाइंडिंग एनर्जी 0 होनी चाहिए, एक ही तो है, उसको क्या बाइंड कर रहा है? कुछ नहीं बाइंड कर रहा, है ना। तो प्रोटॉन, प्योर प्रोटॉन की न्यूक्लियर एनर्जी क्या होती है? ये हो गई, ठीक है। फिर हम एक स्टेप और आगे जाते हैं कि अगर उसके साथ हमने एक न्यूट्रॉन भी मिला दिया, इस एटम को क्या बोलते हैं? प्रोटॉन के साथ एक वो और मिल जाता है अगर न्यूट्रॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन, ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम बोलते हैं ना। हाइड्रोजन की 3 वैरायटी आती है ना, है ना, प्रोटियम, ड्यूटेरियम और ट्रिटियम, है ना। तो एक न्यूक्लियस प्लस एक न्यूट्रॉन प्लस एक प्रोटॉन क्या होगा? ड्यूटेरियम, है ना। इसमें कुछ बाइंडिंग एनर्जी लगेगी, फिर कुछ और बाइंडिंग एनर्जी लगेगी, और इस तरीके से करके हमारे पास एक बाइंडिंग एनर्जी का यूँ ग्राफ आता है, ठीक है। और ये जो पीक करता है ना, ये ग्राफ, ये कहाँ पे पीक करता है? ये करता है Fe पे, 56 के आसपास ये पीक करता है। मतलब क्या है? ये है एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट, और इनका न्यूक्लियस सबसे ज़्यादा स्टेबल होगा। हाँ, एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट द न्यूक्लियॉन्स, है ना। और ये पर यूनिट न्यूक्लियन की अगर हम बात कर रहे हैं, विच मीन्स कि ये कम एनर्जी से बाइंडेड है, ये थोड़ा कम एनर्जी से बाइंडेड है, जैसे ऊपर बढ़ रहे हैं ये और थोड़ा और ज़्यादा होता जा रहा है, और ये सबसे ज़्यादा एनर्जी बाइंडिंग एनर्जी है यहाँ पर। इसको सेपरेट करने के लिए पर न्यूक्लियन हमें बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। मतलब ये एक बार बन गया, ये कुछ रेडिएट नहीं करेगा, इसकी जो हाफ लाइफ है ना, मतलब क्वाड्रिलियंस ऑफ ईयर होनी चाहिए, ये क्यों ही टूटना चाहेगा कभी। बट क्वांटम थ्योरी है, किसी चीज़ की कोई जीरो प्रोबेबिलिटी नहीं होती, फिर भी कभी टूट सकता है। अगर जबरदस्ती तोड़ेंगे तो बहुत ज़्यादा एनर्जी देगा, बहुत ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी, मतलब सस्टेन्ड एल्फा पार्टिकल का बीम बहुत टाइम तक बहुत एनर्जी के साथ आप मारोगे, तब जाकर वो टूटेगा, ठीक है। तो आयरन ये हो गया। और फिर इसके बाद जब हम जाते हैं, हम देखते हैं फिर से न्यूक्लियस अनस्टेबल होना शुरू हो जाते हैं, है ना। बड़े न्यूक्लियस जैसे हो जाते हैं, उसमें बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन बढ़ जाती है। यूरेनियम अनस्टेबल है, रेडियम अनस्टेबल है, ठीक है ना। इसमें भी कुछ एक्सेप्शन है, गोल्ड स्टेबल होना ही नहीं चाहिए था, बड़ा है बट वो स्टेबल है, ठीक है। वो किसी वजह से स्टेबल है, कोई वजह है, ठीक है। अब इसकी भी एक फिजिक्स है, मतलब ये जो फिजिक्स है ना, कब से स्टार्ट हो गई थी? तब मतलब जैसे ही हमें ये पता लगना शुरू हो गया था कि एटम का स्ट्रक्चर क्या होगा, लोगों ने ये थ्योरीज देना शुरू कर दी थी कि किस वजह से ये एनर्जी शेल्स किस तरीके से, ये जो न्यूक्लियस है ना हमारा, अभी तक का हमारा मॉडल क्या है? ये न्यूक्लियस है और इसके आसपास इलेक्ट्रॉन क्लाउड है, ठीक है। हम ये एनर्जी मिलना शुरू हो गई थी कि न्यूक्लियस के अंदर भी एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है, कि किस वजह से एक सर्टेन कंपोजिशन ऑफ न्यूट्रॉन और ये एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है। और ये जो एनर्जी लेवल है उस हिसाब से मतलब ये न्यूक्लियस स्टेबल होगा या नहीं होगा। समझ आ रही है ये बात, है ना, कि मतलब आप ये इसके अंदर विद इन न्यूक्लियस भी ये जो पार्टिकल्स है इंटरेक्ट कर रहे हैं किसी तरीके से, और ये भी इसके अंदर भी कि एक और प्रोटॉन आप ऐड करेंगे तो एनर्जी लेवल एक और बढ़ जाएगा, ऐसे करके, है ना। इनके भी कुछ एनर्जी लेवल्स होते हैं, ठीक है। तो क्या है कि नंबर अगर हम इसको और बढ़ाएंगे तो
एनर्जी लेवल इस तरीके से बढ़ेगा कि और ज़्यादा अनस्टेबल होता चला जाएगा। और ये कारण है कि रेडियो एक्टिविटी हो रही थी, स्पॉन्टेनियस डिके हो रहा था। अब हम क्या करें, इसका इस्तेमाल करें, ठीक है, और इसको तोड़ने की कोशिश करें। जब इसको हमने तोड़ने की कोशिश करी, ठीक है, हम ये देख रहे हैं कि मान लो हमने एक इक्वेशन बना ली, एक कोई इक्वेशन हमारे पास है बढ़िया सी, अगर मिल जाए मज़ा आ जाए। जैसे कोई भी न्यूक्लियर इक्वेशन लिख लेते हैं कि मान लो U235 है, ठीक है, इसने अल्फा पार्टिकल कुछ डिके करा और ये प्लूटोनियम वगैरह कुछ बन गया, ठीक है। मान लो ये प्लूटोनियम बन गया, प्लस यहाँ पे अल्फा पार्टिकल आया, प्लस कुछ आया, है ना, और हमें एनर्जी मिली, ठीक है। हम क्या करें, इस इक्वेशन को मेजर करने की कोशिश करें। केमिस्ट्री में, केमिकल इक्वेशन और न्यूक्लियर इक्वेशन में पता है सिर्फ एक अंतर होता है, क्या? जब आप केमिस्ट्री में रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट के मास को मेजर करेंगे, दोनों बराबर होते हैं। जब यहाँ पे आप मेजर करेंगे ये नहीं होगा, इसका मास आप मेजर करेंगे और इनका प्लस इसका मास मेजर करेंगे, हल्के से अंतर आएगा, ठीक है। वो एनर्जी पे हाँ एनर्जी बन जाती है ना। हाँ, तो होगा क्या कि जितना भी आप मतलब ये क्या कहते हैं, आइंस्टाइन ने ही प्रेडिक्ट करा था कि हम अगर किसी न्यूक्लियस को तोड़ने की कोशिश करेंगे और अगर वहाँ पे मास का डिफरेंस आ रहा है, पक्का हमें एनर्जी मिलेगी, ठीक है। मतलब उसने उसकी रिलेटिविटी ने इतनी सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर दी ना, मैडम क्यूरी की रेडियो एक्टिविटी एक्सप्लेन कर दी एक तरीके से। तो सर जैसे केमिकल रिएक्शन होता है एक्सोथर्मिक, उसमें भी तो फिर मास का डिफरेंस आता है? नहीं, बहुत माइन्यूट आना चाहिए, क्योंकि एनर्जी तो निकली, आप सही कह रहे हो, इतना माइन्यूट आना चाहिए कि मेजरेबल भी नहीं होना चाहिए। यहाँ पे हद से ज़्यादा एनर्जी मिल रही है। और उसमें से रिएक्टेंट का मास ज़्यादा और प्रोडक्ट का मास ज़्यादा। दिस मास मान लो इज M2 एंड दिस वन इज M1, ठीक है। डेल्टा M क्या है? डेल्टा M इज M2 माइनस M1। एनर्जी आपको कितनी मिलेगी, इसको C से मल्टीप्लाई कर दो, दिस वुड बी द एनर्जी, E इज इक्वल टू MC स्क्वायर, ठीक है। किसी भी न्यूक्लियर प्लांट के अंदर आपको कितनी एनर्जी मिल रही है, रिएक्टेंट का प्रोडक्ट का मास माइनस रिएक्टेंट का मास मल्टीप्लाई बाय C स्क्वायर, एग्जैक्टली उतनी मिलती है। अब ये हमारे ऊपर है, हम इस एनर्जी को वाकई में एब्जॉर्व कर सकते हैं कि नहीं। हम क्या करते हैं, अब न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे होते हैं, अब आते हैं न्यूक्लियर पावर प्लांट पे, ये समझ आ गया ना। हम अब इस एनर्जी को हमें करना है एब्जॉर्व, उसके लिए हम क्या करेंगे, न्यूक्लियर पावर प्लांट। देखो क्या है, कभी भी अगर एनर्जी मिलती है, ठीक है, उसको अनकंट्रोल्ड एक्सप्लोजन में तब्दील करना आसान होता है, कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है, ठीक है। तो ज़्यादा बट इम्पोर्टेंट टेक्नोलॉजी क्या है, मतलब आप किस देश को एडवांस मानोगे, जो अपना न्यूक्लियर रिएक्टर बना पाए या न्यूक्लियर बम बना पाए, है ना। क्यों? कंट्रोल करना ज़्यादा मुश्किल है, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ की जब भी बात करते हैं, हम किस चीज़ की बात करते हैं, कभी भी इसकी बात नहीं करते कि बॉम्ब कैसे बन रहा है, हम किसकी बात करते हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट कैसे बन रहे हैं, ठीक है। तो हम न्यूक्लियर टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हैं। अब इस पेज का नाम हमने क्या डाला था, न्यूक्लियर टेक ही डाला था, ठीक है। न्यूक्लियर पावर प्लांट करते हैं। या न्यूक्लियर एनर्जी बोलना चाहिए इसको, न्यूक्लियर एनर्जी। आजकल कंपनीज ऐसा मान यूज कर रही है, स्मॉल मॉड्यूलर, हाँ, वो भी हमें करना है, स्मॉल मॉड्यूलर, उसकी न्यूज़ में भी ज़्यादा है। हाँ हाँ, जो भी है, अब क्या है कि उसकी एफिशिएंसी उतनी नहीं है, मतलब अभी हम देखेंगे क्या है एफिशिएंसी का। बहुत ज़्यादा कंपनीज है ये, जैसे एप्पल या SpaceX, हाँ। ज़्यादातर ये इम्प्लीमेंट कर रही है। हाँ, क्यों? क्योंकि वो उनको पूरी एनर्जी को पावर नहीं करना, लेकिन उनको अपने डेटा सेंटर को पावर करना है। और फिर वो ये कह रहे हैं कि यार जब भी हम ये करने की कोशिश करते हैं ना कि इनसे स्टेट से एनर्जी खरीदते हैं, ये बड़ी महंगी देते हैं, अपना ही रिएक्टर बना लेते हैं, और वो बड़ा बनाएंगे उतने उनका यूटिलाइजेशन नहीं है, तो स्मॉल बना रहे हैं। अब क्या है कि है ना, स्केलिंग प्रॉब्लम होती है न्यूक्लियर एनर्जी में, कि आप सर्टेन स्केल पे तो अच्छी एनर्जी ले पाते हो, स्केल को छोटा कर दिया तो फिर आप एनर्जी उतनी नहीं ले पाते। क्यों? आपको करना क्या है, देखो देखो सुनो, इस पर हम आएंगे। पहले हम क्या करते हैं, पहले यहाँ पर डिवाइड करते हैं कि हमारी जो एनर्जी है हमें दो तरीके से मिलती है। यहाँ पे हमने एक चीज़ देखी, बाइंडिंग एनर्जी के हिसाब से हम इन वाले
को यूज़ कर सकते हैं और हम इन वाले एटम्स को यूज़ कर सकते हैं, और जब हम इनको यहाँ ले जाएंगे हमें कुछ एनर्जी मिलेगी, है ना। पर न्यूक्लियॉन यहाँ पे बाइंडिंग एनर्जी ज़्यादा है, मतलब क्या है कि वो एनर्जी रिलीज करके और ज़्यादा स्टेबल हो जाते होंगे। तो अगर हमें एनर्जी रिलीज करवानी है एटम से तो हमें कौन से लेने हैं, या तो अनस्टेबल वाले यहाँ वाले लेने हैं, यहाँ वाले लेने हैं, ऐसे ही काम करना है हमें, ठीक है। जब यहाँ वाले लेकर हम यहाँ पहुँचाएंगे इसको क्या बोलते हैं हम, फ्यूजन। ऑब्वियसली हम छोटे एटम्स को फ्यूज करके वहाँ पहुँचा रहे हैं, और इसको हम क्या बोलेंगे, है ना, बड़े एटम को तोड़कर फिर हम एनर्जी ले रहे हैं, है ना, उनको स्टेबल की तरफ पहुंचाने की कोशिश करने हैं, ठीक है। जैसे थोरियम को जब हम तोड़ते हैं ना, सीरीज ऑफ चेन रिएक्शन निकलते हैं। हम तो थोरियम को तोड़ के क्या कहते हैं, आई थिंक प्लूटोनियम के आसपास ही छोड़कर उसको रख देते हैं, फिर उसको ऑटोमेटिकली डिके होने देते हैं, और फिर वो सीरीज ऑफ डिके ओवर द मिलियंस ऑफ ईयर डिके होकर बनता क्या है, फाइनली थैलियम बन जाएगा वो, ठीक है। और थैलियम थोड़ा सा स्टेबल है, वो यहाँ कहीं एग्जिस्ट करता है, ठीक है। तो आप जब समझते हैं कि ये जो रेडियो एक्टिव वेस्ट है क्यों प्रॉब्लम है, आपने यूरेनियम को यूज़ करा और उसको यहाँ से यहाँ पहुँचा दिया, अब ये वाला जो वेस्ट है थोड़ा सा स्टेबल है, इतनी आसानी से रेडियो एक्टिविटी नहीं दे रहा, लेकिन रेडियो एक्टिविटी इतनी दे रहा है कि वो क्या है कि जब रेडिएट करके यहाँ कहीं पहुँचेगा तब तक उसे बिलियंस ऑफ ईयर लग जाएंगे, समझ रहे हैं। तो रेडियो एक्टिविटी के एंड में जाकर हमें ये चीज़ मिलती है, न्यूक्लियर एनर्जी, ठीक है। चलो आगे चलते हैं। तो न्यूक्लियर एनर्जी हमारी फिर किस टाइप की हो गई, फिशन, इन्फ्यूजन। छोटे एटम को फ्यूज करना मुश्किल है, फिशन करना बड़ा आसान है, क्यों, हाई एनर्जी चाहिए होती मतलब हाँ, मतलब हमें नहीं एनर्जी तो हाई में देनी पड़ेगी, उनकी रेडियो एक्टिविटी को ट्रिगर करने के लिए थोड़ी सी एनर्जी देनी पड़ेगी, बट हाँ आप सही कह रहे हो, फिशन में हमें कम एनर्जी देनी पड़ेगी, क्यों, वो एक पहले से बनी हुई चीज़ है जिसको तोड़ना है। फ्यूजन में हमें किसी चीज़ को बनाना है ना, हमें कूलम्स बैरियर को ओवरकम करना है। दो न्यूक्लियस को मिलाना कोई आसान काम थोड़ी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो उसे दूर करने की कोशिश कर रही है। तो मतलब आपको बहुत हाई टेम्परेचर का प्लाज्मा चाहिए होगा, तब जाकर आप ऐसा इन्वायरमेंट क्रिएट करोगे कि वो जो कूलम बैरियर है वो ओवरकम हो जाए। इतनी एनर्जी पहले हमें देनी पड़ेगी कि कूलम बैरियर ओवरकम हो जाए, वो देना आसान नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास जो पहले जो पॉसिबल, ये जितने भी फ्यूजन रिएक्टर है ना, ये भी अभी तक क्या है, फिक्शन ही है। फिक्शन तो नहीं है, चलो मतलब रियलिटी हम करने की कोशिश कर रहे हैं, बट इससे एनर्जी मिल जाए अभी तक ये पॉसिबल नहीं हुआ है। नेट एनर्जी कभी मिली नहीं है, हमें देनी ही पड़ी है वो टेम्परेचर अचीव करने के लिए। थ्योरेटिकली हमने फ्यूजन अचीव कर लिया, उससे कुछ एनर्जी मिली, लेकिन वो जो जिस टेम्परेचर पे वो एनर्जी मिली, वो टेम्परेचर जनरेट करने में हमें जितनी एनर्जी लग गई थी वो ज़्यादा थी। आज तक हमने कभी इससे एनर्जी ली नहीं है, ठीक है, इससे दी है हमने। फ्यूजन तो अचीव कर लिया है, लेकिन उससे एनर्जी कभी नहीं ले पाए हैं। हम सोच रहे हैं कि हम बैठ कर सन को कंट्रोल कर लेंगे, सन की एनर्जी से अपना यहाँ कुछ कर लेंगे, ये अभी तक नहीं हो पाया। कुछ सर उसका एप्लीकेशन अभी तो हम देखिए वो आर्टिफिशियल सन जो चाइना का टोकामेक आप एक दिन कह रहे थे, है ना, वो सारी चीज़ें यहाँ हैं, बट ये सब अभी क्या है, फिक्शन मानेंगे हम। इसकी जो भी न्यूज़ आती है ना, इसको हमेशा पिंच ऑफ सॉल्ट के साथ मत लेना, पैकेट ऑफ सॉल्ट के साथ लेना, ठीक है। सॉल्टेड चिप्स हैं। हमारी जो टेक्नोलॉजी है वो है फ्यूजन, ठीक है। और फ्यूजन में भी हम दो टाइप की चीज़ें करना चाह रहे हैं, यूरेनियम का फ्यूजन और फिर हम थोरियम का फ्यूजन करना चाह रहे हैं। थोरियम क्यों, फिशन, सॉरी, हाँ फिशन। हम दो चीज़ें करना चाह रहे हैं, यूरेनियम और नहीं, क्योंकि दुनिया का 25% हमारे पास है थोरियम का। केरल में मोनाजाइट सैंड्स होती हैं, मोनाजाइट सैंड्स हैं, हैं? नहीं, ये यूजेबल है और प्रूव्ड है फ्रॉम 1950s। जब न्यूक्लियर एनर्जी बनी थी, यूएस ने देखा उसके पास क्या है, उसने कहा हमारे पास यूरेनियम है, उसने उसके प्लांट बनाए। थोरियम के भी प्लांट बनाने शुरू करे थे, उन प्रोजेक्ट को बीच में रोक दिया क्योंकि यूरेनियम से इतने आसानी से मिल रहा था। उन्होंने वो ये भी सोचा था कि भाई थोरियम का जो एंड प्रोडक्ट होगा, साइंटिस्ट ने बता दिया ये होगा, यूरेनियम का एंड प्रोडक्ट ये होगा, बेटर है आप थोरियम यूज़ करो। उसके बावजूद उन्होंने यूरेनियम यूज़ करा। हमें पता था कि हमें थोरियम यूज़ करना है। हमारा ये प्लान है ना कि हम इवेंचुअली थोरियम यूज़ करेंगे। ये कब का बना हुआ है, ये नेहरूवियन गवर्नमेंट का बना हुआ प्लान है, हम आज तक नहीं कर पा रहे हैं।
इसलिए वो भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर वगैरह हमने खोले थे और ये सब करा था। ठीक है, हमने भाभा जैसे साइंटिस्ट पे इन्वेस्ट क्यों करा था? इसलिए कि हमें ये थोरियम मिल पाए, मतलब थोरियम की एनर्जी मिल पाए। और हर साल, आप आज से 30 साल पहले अगर पूछते कि इंडियन किसी भी साइंटिस्ट थे कि हम थोरियम यूटिलाइजेशन कितने साल दूर हैं, तो वो कहते हैं 30 साल। आज अगर पूछोगे तो हम कितने दूर हैं, वो बोलेंगे 30 साल। हम एग्जैक्टली हम तब से लेकर आज तक 30 साल दूर हैं उस एनर्जी की यूटिलाइजेशन से। प्रॉब्लम्स आ रही है। हम देखते हैं अभी प्रॉब्लम क्या आएगी। ठीक है, मैं आपको प्रॉब्लम बता दूंगा, उसका सोल्यूशन नहीं बताऊंगा, ऐसा कैसे हो सकता है? फिर तो हम पढ़ ही क्यों रहे हैं? ठीक है, हैं जी? नहीं नहीं, वैसे कोई प्रॉब्लम नहीं है, हम खुद अपने आप में एक बड़ी प्रॉब्लम है। ठीक है, तो ठीक है, लिखो फिशन। हाँ, इस बार प्रॉब्लम आपके बिना ही आ गई। ठीक है, न्यूक्लियर फिशन क्या है कि व्हेन एन अनस्टेबल न्यूक्लियाई is stimulated to divide and release energy, है ना, इसी को न्यूक्लियर फिशन कहते हैं बस। ठीक है, फिर यहाँ पे क्या है कि जब भी हमें फिशन का रिएक्टर बनाना है ना, तो हमें करना क्या है कि किसी तरीके से हमने क्या लिखवाया कि इसको स्टिमुलेट करना है। जितने भी हमारे रिएक्टर होते हैं जनरली यूरेनियम वाले, हम करते क्या है कि रॉड्स के अंदर हम वो डाल देते हैं खूब सारा यूरेनियम। ठीक है, यूरेनियम हम कौन सा वाला डालते हैं? हमें चाहिए 235, वो ज़्यादा रेडियो एक्टिव है। ठीक है, हाँ, बॉम्ब नहीं बन जाएगा? हमें उस प्योरिटी में नहीं चाहिए। रिएक्टर के अंदर जो प्योरिटी आपको चाहिए होती है वो 2 से 5% होती है। इनफैक्ट ये सवाल आ गया था, है ना, हम करंट अफेयर में करते थे और इसी साल ये सवाल आ गया, है ना। और मतलब मैं खुद हैरान था कि ये क्या कर रहे हैं, ये तो आजकल अच्छे सवाल पूछने लगे। हाँ, क्या प्री में आया था, है ना। तो क्या कि हमें यहाँ पे सिर्फ 2 से 5, आपको पता है वो जो ये क्यों सवाल आया था, पता है क्यों? और ये हम क्यों डिस्कस भी कर रहे थे? इसलिए कर रहे थे क्योंकि ईरान है, वो अक्सर ये आता है ना कि उसने मतलब क्रिटिकलिटी अचीव कर ली, और ये वो है ना कि उसने वो प्योरिटी अचीव कर ली। क्या है कि अगर आपको, अब क्या है कि यहाँ पे तो हम लार्ज अमाउंट ऑफ न्यूक्लियर फ्यूल डाल रहे हैं, ठीक है, और ये मैं आपको बता दूँ, ये बॉम्ब नहीं बन सकता कभी भी, न्यूक्लियर पावर प्लांट। ठीक है, वो स्लो रेडियो एक्टिव डिके, अगर यहाँ पे कोई एक्सीडेंट हो भी गया, स्लो रेडियो एक्टिव डिके देता रहेगा लंबे समय तक। छोटा मोटा ब्लास्ट होगा। हाँ, छोटा मोटा ब्लास्ट होगा, कुछ लोग मरेंगे, पर ऐसा नहीं होगा ये बॉम्ब बन जाएगा, जिसको हम वो मशरूम क्लाउड बोलते हैं, और वो सब वो नहीं होने वाला। नहीं, वो कभी नहीं हो सकता। वही तो मैं कह रहा हूँ, बॉम्ब नहीं बनेगा, है ना। बॉम्ब बनाने के लिए आपको क्या करना पड़ता है? आपको करना पड़ता है, इस टर्म को कहते हैं एनरिचमेंट। सुना? यस, एनरिचमेंट क्या होता है कि देखो, अब जनरली आपको जो अगर करता है यूरेनियम, वो ऐसा होता है 233, 232, 235, है ना, ये मिक्सचर में होता है। आपको अगर 235 अचीव करना है, और इन तीनों के बीच में कोई प्रॉपर्टी अलग है, इन तीनों मतलब 233, 235, इन दोनों के बीच में मान लो 238 भी होता है ना। 238 इनफैक्ट हमें ज़्यादा मिलता है, सही कह रहा हूँ। 238, 235, इनके बीच की प्रॉपर्टीज़ में कोई अंतर? केमिस्ट्री तो सारी सेम होगी, ठीक है। रेडियो एक्टिविटी हल्की सी अलग होगी, कोई बाइंडिंग एनर्जी अलग होगी, ठीक है। बट इस प्रॉपर्टी का यूज़ करके इनको सेपरेट नहीं कर सकते। कोई ऐसी प्रॉपर्टी जिसकी मदद से हम सेपरेट करें, हम वैसे ही सेपरेट करते हैं जैसे दूध से मलाई सेपरेट करी जाती है, क्रीम। जो हैवी वो नीचे रह जाएगा। यस, और कैसे करेंगे ये काम? स्टिर करेंगे, सेंट्रीफ्यूज, ठीक है। तो हमें, लेकिन ये वहाँ तो साफ साफ है भाई, पानी की डेंसिटी अलग है, तेल की डेंसिटी अलग है, इसलिए दोनों अलग हो गए। फैट की डेंसिटी अलग होती है, यहाँ तो एकदम ही नियर डेंसिटीज़ हैं, इसको कैसे अलग करें? तो हमें हद से ज़्यादा हाई पावर्ड सेंट्रीफ्यूज चाहिए होते हैं। तो मतलब ईरान के पास ये नहीं है कि उसके पास ये आ गए हैं एक्स्ट्रा या कुछ, उसके पास एक्स्ट्रा क्या है, उसने
इस टाइप के इक्विपमेंट्स अचीव कर लिए हैं जो कि वो हाई पावर सेंट्रीफ्यूज बना पाए जो कि 238 से 235 को अलग कर दें। हम बहुत तेज घुमाएंगे, बहुत ज़्यादा तेज़ घुमाएंगे, उसके लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी लगेगी। हाँ, यूएस को कैसे पता लगता है कि ये कर रहे हैं काम? वो कह रहे हैं कि यार इतनी सारी एनर्जी इस प्लांट में क्यों जा रही है, ठीक है, यहाँ पे कुछ रेडियो एक्टिव सिग्नल भी मिल रहा है, पक्का यहाँ पे सेंट्रीफ्यूज चल रहे हैं, उनको ऊपर से पता लग जाता है, ठीक है, सैटेलाइट इमेज से देखकर ही हिंट मिल जाती है इतनी सारी एनर्जी यहाँ तो नहीं जानी चाहिए। स्पेस सैटेलाइट तो घूम ही रही है, ठीक है। तो ये बन गए सेंट्रीफ्यूज। हमारा तरीका आसान था, हमने ईरान वाला तरीका नहीं अपनाया। हमने क्या करा कि हमने इन सब से पार्टनरशिप करी, जापान से भी करी, यूएस से भी करी, ब्रिटेन से भी करी, फ्रांस से भी करी, सबसे कहा कि हमें न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी चाहिए फॉर पीसफुल पर्पसेस, वी वांट टू इस्टेब्लिश पावर प्लांट्स। उन्होंने हमारा वो तारापुर वगैरह ये सारे पावर प्लांट इस्टेब्लिश करने में मदद करी। हमने वहाँ से कुछ फ्यूल डाइवर्ट करा और उठा के बना दिया, ठीक है। हम क्यों, वहाँ तो एनरिच हो ही रहा था, हमने हाई एनर्जी सेंट्रीफ्यूज और लगाए, ठीक है, और फिर ये एनरिच हो गया। हमें यहाँ पे कितना एनरिच करने की ज़रूरत होती है? ये नेचुरली जो अकर करता है वो शायद 0.5% के आसपास करता है। हम सेंट्रीफ्यूज में चलाएंगे तो 2 to 5% आसानी से अचीव कर लेंगे। बहुत अच्छे सेंट्रीफ्यूज में चलाएंगे तो हम कितना एनरिचमेंट अचीव करेंगे? अराउंड 95%। ये हो जाएगा बॉम्ब। ये चीज़ कभी बॉम्ब नहीं हो सकती। ऐसा क्यों? क्योंकि अब बात आती है कि यहाँ पे रिएक्शन कौन सा होता है। ये जो फिशन वाला रिएक्शन है ना, यूरेनियम वाला, हमारे पास टाइम नहीं बचा, ये कल करेंगे, ठीक है। कल ना यूरेनियम का एक रिएक्शन करेंगे कि ये कैसे होता है, कैसे ये फिशन हो रहा है, ठीक है, और फिर इसको हम कंट्रोल कैसे करें। अगर अनकंट्रोल्ड है तो वो हो जाएगा बॉम्ब, ठीक है। अगर नहीं हो रहा तो हम क्या बन लेंगे? पावर टाइप ऑफ रिएक्टर भी करेंगे ऑब्वियसली, क्योंकि उसी पे तो सवाल आएंगे फाइनली। एक चीज़ है कि जब वो सेंट्रीफ्यूज में घूम रहा है और 95% एनरिचमेंट हो चुकी है, हाँ तो वहाँ पे ब्लास्ट क्यों नहीं हो रहा? हाँ, क्योंकि न्यूट्रॉन का बीम नहीं है, क्योंकि हम उसको ट्रिगर नहीं कर रहे। किसी ने छेड़ने से अगर ट्रिगर कर दिया, नहीं छेड़ने से कोई दिक्कत ही नहीं है, उसमें हथौड़ा मार लो, क्या दिक्कत है, सेंट्रीफ्यूज उड़ जाएगा। वो बॉम्ब हो जाएगा। उसमें हथौड़ा मार लो, कुछ नहीं होगा।